Assalamualaikum. Today we are discussing the next topic that is vancomycin. इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के. फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा है vancomycin is a tricyclic glycopeptide that has become increasingly important because of its effectiveness against multiple drug resistant organisms such as MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus and Enterococci. वेंसोमाइसिन क्या है हमारे पास? एक ट्राईसाइक्लिक, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को देखें आपको क्या दिखाई देगा. इसके स्ट्रक्चर को देखने पर दिखाई देगा आपको 3 रिंग्स दिखाई देंगी. ठीक है, 3 रिंग्स. और रिंग जो होंगी इनके साथ चीज़ें अटैच होंगी, चेन्स अटैच होंगी. ठीक है, तो हमारे पास बेसिक क्या होगा? 3 रिंग्स होंगी, इसलिए हमने कहा ट्राईसाइक्लिक. आगे लिखा हुआ है ग्लाइकोपेप्टाइड. ये हमने क्यों कहा? ग्लाइको मीन्स होता है शुगर. क्या मतलब होता है? शुगर. यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा? शुगर होगी. पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, यानी कि तीन रिंग्स होंगी हमारे पास और साथ में चीज़ें अटैच्ड होंगी. वो बेसिकली शुगर भी होंगी और प्रोटीन भी होंगी. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड. ठीक है, तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि हमारे पास हर ग्लाइकोपेप्टाइड ट्राईसाइक्लिक एंटीबायोटिक, ठीक है, जो होगी उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि हमारे पास 3 रिंग्स होंगी. ठीक है, और पेप्टाइड, प्रोटीन्स यानी कि और शुगर होगी. तो शुगर और प्रोटीन एक ही किस्म की होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा. जो वेंसोमाइसिन एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास हर ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड जो एंटीबायोटिक होगी उसमें अलग अलग तरह की शुगर होगी और अलग अलग तरह की प्रोटीन होगी. अब यही जो डिफरेंस होगा, शुगर और प्रोटीन का डिफरेंस, यही क्या करेगा? उनके केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाएगा, उनकी एक्टिविटी में डिफरेंस लाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास ये वेंसोमाइसिन एक बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छा काम करी, ये वेंसोमाइसिन उस बैक्टीरिया के खिलाफ इतना अच्छा काम नहीं करी. तो डिफरेंस पैदा हुआ ना. ये डिफरेंस क्यों पैदा हुआ? डिफरेंस पैदा हुआ इसकी वजह से कि उसके हमने क्या किया, जो शुगर थी और प्रोटीन थी चेंजिंग लेके आया. यहाँ शुगर प्रोटीन कुछ और थी, यहाँ शुगर प्रोटीन कुछ और है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस होगा. किसी में हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और किसी में सिंपल शुगर सिंपल प्रोटीन होगी, किसी में कॉम्प्लेक्स शुगर होगी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगी. ठीक है, मारने का तरीका भी डिफरेंट होगा. इसलिए ये जो हमारे पास ये ड्रग थी वेंसोमाइसिन, फॉर एग्जाम्पल, ये अच्छी तरीके से मार रही थी बैक्टीरिया को, ये इतना अच्छी तरीके से नहीं मार रही थी, थोड़ा कमज़ोर तरीके से मार रही थी. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस लेके आएंगे हम. वेंसोमाइसिन जो है ये बहुत ही अहम बन गई है. अहम क्यों बन गई है? इसका रीज़न है कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव है. वो बैक्टीरिया जो कि अपने अंदर ताकत डेवलप कर चुके थे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक के पास में, फिर ये हमारे पास बैक्टीरिया है. ठीक है, तो इसने क्या कर लिया? अपने अंदर ताकत डेवलप कर ली, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली कि दूसरे एंटीबायोटिक्स को अपने ऊपर काम नहीं करने दे रहा. एंटीबायोटिक्स काम करना चाह रही है इन पर लेकिन फेल हो रही हैं क्योंकि बहुत ताकतवर बैक्टीरिया है. इसने अपने अंदर क्या कर लिया? ताकत डेवलप कर लिया. ठीक है, लेकिन वेंसोमाइसिन इस पर ईजिली काम कर पाएगा. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है. मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? यानी कि वो बहुत सारी दवाइयों के खिलाफ अपने अंदर क्या कर चुके हैं? अपने अंदर ताकत डेवलप कर चुके हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं. तो उनके खिलाफ भी क्या है? वेंसोमाइसिन इफेक्टिव है. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए. मैं एग्जाम्पल, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या है, ये बैक्टीरिया बेसिकली मेथिसिलिन के खिलाफ और दूसरी कई एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या कर चुका है? अपने अंदर ताकत डेवलप कर चुका है, रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है. ठीक है, रेजिस्टेंस को आप आसान तरीके से ताकत बोल सकते हैं कि ताकत डेवलप कर चुका है, या फिर इस तरीके से बोलना रुकावट डेवलप कर चुका है. ठीक है, कि दूसरे एंटीबायोटिक्स इस पर काम नहीं कर पा रहे. ठीक है, हमारे पास तो इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं? इसका इलाज वेंसोमाइसिन से कर सकते हैं. यानी कि वेंसोमाइसिन से अब तक इसने कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की. ठीक है, अगर हम बात करें एंटीरोकोकी की, ये भी हमारे पास एक इन्फेक्शन होता है. ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है, मेनली इंटेस्टाइन में रहता है. ठीक है, इंटेस्टाइन में रहता है, आंतों में रहता है, बॉडी में. लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल इसने रजिस्ट कर लिया यानी कि अपनी आबादी को बढ़ा लिया. ठीक है, तो क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो उसके खिलाफ भी ये इफेक्टिव है वेंसोमाइसिन. ठीक है, इसने बहुत सारी एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या करी? रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, लेकिन इसके खिलाफ नहीं कर पाया. ये ईजिली इसको किल कर पा रही है. इसकी भी सेम बात है, इसने बहुत सारी एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या कर ली है? रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए, लेकिन वेंसोमाइसिन इसको ईजिली किल कर पा रहा है. द मेडिकल कम्युनिटी is presently concerned with the emergence of vancomycin resistance in these organisms. तो अब मेडिकल कम्युनिटी परेशान है. क्यों परेशान है? इसका रीज़न ये है कि वो बैक्टीरिया जो कि पहले वेंसोमाइसिन से मर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वेंसोमाइसिन से नहीं मर रहे. इसका रीज़न क्या है? कि उन बैक्टीरिया ने क्या कर लिया? उन बैक्टीरिया ने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, यानी कि ताकत डेवलप कर ली. इसके खिलाफ भी क्या कर लिए? रुकावट या ताकत डेवलप कर लिए, और अब ये दवाई उन पर काम नहीं कर पा रही. ठीक है, यानी कि क्या हुआ? बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्या बना लिए? ऐसे स्टेन्स बना लिए जो कि वेंसोमाइसिन को अपने अंदर काम नहीं करने दे रहे. ठीक है, अब सवाल ये आता है, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है एक न्यू वर्जन या न्यू टाइप बैक्टीरिया की. फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया हमारे पास है. ठीक है,
तो इस बैक्टीरिया की कुछ वर्जन या कुछ टाइप हमारे पास ऐसी होंगी जो कि हमारे पास क्या होंगी, जिन्होंने इस स्ट्रेन डेवलप कर लिया होगी, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होगी अपने अंदर, ठीक है। तो जैसे कि बात करें हमारे पास एक बैक्टीरिया, जैसे कि हम बात करें इंटेरोकोकी की, ठीक है। इंटेरोकोकी नॉर्मली कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। तो इसकी कुछ टाइप ऐसी हैं जो कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, स्ट्रेन डेवलप कर लिया अपने अंदर, और कुछ ऐसी हैं जो कि हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुँचा रही, यानी कि उन्होंने अपने अंदर स्ट्रेन डेवलप नहीं किया है। स्ट्रेन का मतलब होता है एक न्यू वर्जन या न्यू टाइप बैक्टीरिया की। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया की कुछ वर्जन या कुछ टाइप हमारे पास ऐसी होंगी जो कि हमारे पास क्या होंगी, जिन्होंने इस स्ट्रेन डेवलप कर लिया होगी, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होगी अपने अंदर, ठीक है। तो जैसे कि बात करें हमारे पास एक बैक्टीरिया, जैसे कि हम बात करें इंटेरोकोकी की, ठीक है। इंटेरोकोकी नॉर्मली कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। तो इसकी कुछ टाइप ऐसी हैं जो कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, स्ट्रेन डेवलप कर लिया अपने अंदर, और कुछ ऐसी हैं जो कि हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुँचा रही, यानी कि उन्होंने अपने अंदर स्ट्रेन डेवलप नहीं किया है। अब ये नया स्ट्रेन डेवलप किस तरीके से, देखें होता है क्या हमारे पास कि बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करता है। ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करता है, खुद को 2 में डिवाइड किया, फिर 4 में डिवाइड कर लिया, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो रही होती है इसकी, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया खुद को डिवाइड कर रहा है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहा है, तो इसके डीएनए में क्या आती है, कुछ चेंजिंग आती है, डीएनए में कुछ चेंजिंग आएगी। तो ये बैक्टीरिया सेम इसकी तरह नहीं होगा, सेम इसकी तरह नहीं होगा, कुछ तब्दीलियाँ, कुछ म्यूटेशंस आ रही हैं, ठीक है। और ये तब्दीलियाँ बहुत सारी आती हैं जब खुद को डिवाइड करता है, लेकिन हम सिर्फ वही तब्दीली पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो बेसिकली कुछ तब्दीली ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, इस बैक्टीरिया को, फॉर एग्जाम्पल इस बैक्टीरिया में तब्दीली आई तो इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या कर देंगे, ताकतवर बना देंगे, ठीक है। तब्दीलियाँ बहुत सारी आती हैं, तो हमारे पास हम वही पढ़ रहे हैं बेसिकली तब्दीली जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्या करती है, यानी कि इस बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर ली, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, एक ताकत डेवलप कर ली, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं कर पा रही। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसने स्ट्रेन डेवलप कर लिया अपने अंदर, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया, अपने अंदर स्ट्रेन डेवलप कर लिया कि एंटीबायोटिक को अपने पर काम नहीं करने दे रहा। तो अब बाकी जो एंटीबायोटिक होगी ये वाली, ये एंटीबायोटिक क्या कर लेगी, इसको तो इन सबको मार देगी, लेकिन इसको नहीं मार पा रही। तो ये जो स्ट्रेन बच गया, ठीक है, अब ये खुद को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। अब जो इससे आबादी बन रही होगी बेसिकली वो क्या होगी, रेजिस्टेंट हमारे पास बैक्टीरिया बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी कि एक जो स्ट्रेन डेवलप हुआ था हमारे पास, इसमें ये बेसिकली डेवलपमेंट आ गई थी कि वो एंटीबायोटिक को अपने पर काम नहीं करने दे रहे। फिर जब वो डिवाइड हुआ फर्दर, तो उसने क्या किया, सारे ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रेजिस्टेंट डेवलप होती है बैक्टीरिया में। 2 examples are vancomycin resistant enterococcus and increased MICs of MRSA. Note: bekipracin is a mixture of polypeptide that also inhibit bacterial cell wall synthesis. It is active against a wide variety of gram-positive organisms. Its use is restricted to topical application because of its potential for nephrotoxicity with systemic use. अब यहाँ जो बातें लिखी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। देखें, 2 हमारे पास बैक्टीरिया के नाम लिखे गए हैं, एंटेरोकोकी, ठीक है, और ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली कहाँ रहते हैं, बैक्टीरिया नॉर्मली रहता है हमारे इंटेस्टाइन में, इंसानों की आंतों में रहता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया नॉर्मली कहाँ रहता है, नॉर्मली रहता है स्किन में और हमारे नोज़ में रहती है, यानी कि दोनों बैक्टीरिया क्या है, नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, नॉर्मली होते हैं बॉडी में। लेकिन जब ये एंटीबायोटिक्स के बार बार कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जब एंटीबायोटिक के बार बार कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद को, मल्टीप्लाई करने के दौरान इनकी डीएनए में चेंजिंग आ रही है, वो चेंजिंग ऐसी है कि वो क्या कर रही है, इनको एंटीबायोटिक के खिलाफ ताकतवर बना रही है, ठीक है। तो इन दोनों का एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो बात करें अब इन बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, इन बैक्टीरिया ने वैंसोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। पहले ऐसा नहीं था, पहले ताकतवर समझती है इनको किल करने के लिए कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन दोनों ट्रीट हो रहे हैं वैनकोमाइसिन से। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब ये हमारे पास फेल हो गई है वैनकोमाइसिन, यानी कि ये बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए, इतने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए इन्होंने, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं VRE, ठीक है, यानी कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकी। वैनकोमाइसिन यानी वैनकोमाइसिन मतलब क्या, ये ड्रग जो थी वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया एंटेरोकोकी ने वैनकोमाइसिन के खिलाफ। हम यहाँ बोल सकते हैं VRSA, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, यानी कि जो वैनकोमाइसिन थी
अब वो काम नहीं कर रही, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया ने, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस बैक्टीरिया को नॉर्मली इसी नाम से पहचाना जाता है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को। नॉर्मल इसका नाम ऐसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, लेकिन अब इसको पहचानते किससे, MRSA से, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि पहली बार जो दवाई बनाई गई थी बहुत जद्दोजहद करके इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी, वो मेथिसिलिन थी, ठीक है। मेथिसिलिन बनाई गई थी, फिर वो बेकार हो गई, तो बस उसी लिए नाम चला आ रहा है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। एम का मतलब कुछ नहीं, मेथिसिलिन है, ठीक है, जो पहली ड्रग बनाई गई थी इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब सेकंड बात हमें क्या देखनी है, हमें देखना है कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकी, और यहाँ लिखा हुआ है MICs ऑफ MRSA। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इंटेरोकोकी जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इंटेरोकोकी बैक्टीरिया ने मुकम्मल तौर से कंप्लीट तरह से रेजिस्टेंट डेवलप कर लिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट डेवलप कर लिए वैनकोमाइसिन के खिलाफ इंटेरोकोकी बैक्टीरिया ने, ठीक है। यानी कि अपने अंदर इतनी तब्दीली लाया है कि वैनकोमाइसिन अब इस पर काम नहीं कर पा रही। लेकिन अगर इसकी बात करें तो MICs का मतलब होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन, यानी कि अब हमारे पास जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन थी, यानी कि वो कंसनट्रेशन कम से कम कंसनट्रेशन दवाई की जो कि किसी बैक्टीरिया को किल कर सके, ठीक है। अब वो बढ़ गई है, अब वो क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल इतनी दवाई चाहिए थी वैनकोमाइसिन की इस स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया है ये। तो अब हम क्या कर देंगे, इस कम से कम दवाई जो कि इस बैक्टीरिया को किल कर पा रही थी, अब वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इतनी देनी पड़ेगी हमें ताकि इस बैक्टीरिया को किल कर सकें हम। तो यानी कि अगर हम डोज बढ़ाएंगे, डोज बढ़ा के इस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है इसका कौन सा वर्जन है, इसका कौन सा स्ट्रेन है। फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रेन है जिसने थोड़ी बहुत म्यूटेशंस की थी, थोड़ी बहुत तब्दीली की थी, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आई थी, कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट डेवलप हुआ था एंटीबायोटिक के खिलाफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग तरह से रेजिस्टेंट डेवलप नहीं की, तो ये आराम से किल कर देगी। वैनकोमाइसिन डोज बढ़ाएंगे, किल हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बैक्टीरिया, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया जो है इसका एक और वर्जन है, इसका एक और स्ट्रेन है जिसने क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए, तो अब वो कम से कम डोज जो कि किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए चाहिए थी, तो अब अगर हम वो डोज बढ़ा भी देंगे, दवाई की डोज यानी कि वैनकोमाइसिन की डोज बढ़ा भी दें, काफ़ी हद तक बढ़ाए, तो भी हम इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर केस में आप दवाई की डोज बढ़ाएं और आप किल कर पाएं बैक्टीरिया को, तो ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। और याद रखनी है ये बात कि अगर हम डोज बढ़ा रहे हैं तो साइड इफेक्ट भी बढ़ जाएंगे, साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज जाएंगे, तो इसलिए इस बात को देखा जाता है। तो इन शॉर्ट इंटेरोकोकी ने कंप्लीट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली वैनकोमाइसिन के खिलाफ, जबकि हमारे पास जो स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया इसके कुछ वर्जन ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर डोज बढ़ाएंगे तो ये काम कर जाएगी, ठीक है, इनको किल कर देगी वैनकोमाइसिन, ठीक है। कुछ वर्जन ऐसे हैं जो कि बहुत ही कंप्लीट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, डोज बढ़ाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि वैनकोमाइसिन ने कंप्लीट रेजिस्टेंस किसके खिलाफ डेवलप किए, इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ कंप्लीट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किए अभी तक। आगे लिखा है बैकीट्रासिन का यहाँ जिक्र क्यों किया गया, देखिए कंपेयर करने के लिए किया गया। वैनकोमाइसिन और बैकीट्रासिन थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, किस केस में, देखिए बात करें हमारे पास वैनकोमाइसिन क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, ग्लाइकोपेप्टाइड यानी कि इसमें शुगर भी है, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन भी, शुगर प्लस प्रोटीन दोनों है। बैकीट्रासिन की बात करें इसमें क्या है, हमारे पास पेप्टाइड एंटीबायोटिक है, पेप्टाइड एंटीबायोटिक यानी कि उससे क्या होंगी, प्रोटीन की चेन्स होंगी, तो इस केस में दोनों सिमिलर है कि प्रोटीन दोनों में, लेकिन इसमें क्या है, शुगर है, इसमें शुगर नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि अगर वैनकोमाइसिन और बैकीट्रासिन का देखें स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इनका ओरिजिन डिफरेंट है, इनका टॉक्सिसिटी लेवल यानी कि अगर इनके साइड इफेक्ट वगैरह देखें तो वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन फ़र्क कितना है, दोनों में क्या है, प्रोटीन चेन है बस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वैनकोमाइसिन क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, जबकि ये हमारे पास है पेप्टाइड एंटीबायोटिक। बैकीट्रासिन ड्रग ये बैक्टीरिया से हासिल की गई है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, कि नेचुरल एंटीबायोटिक है, जबकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं है। बैकीट्रासिन जो एंटीबायोटिक है इसको रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इसका रिस्ट्रिक्टेड है, यूज़ मना है कि अगर बाय IV यूज़ कर रहे हैं या फिर बाय माउथ यूज़ कर रहे हैं, दोनों तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, इसका रीज़न है कि ये क्या कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या टॉक्सिक इफेक्ट होंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी में गया, बॉडी में जाकर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, खून में जाएगा, तो क्या करेगा, किडनी के सेल्स में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, किडनी के सेल्स में एक्यूमुलेट होकर क्या करेगा, किडनी की जो नॉर्मल वर्किंग थी उसको डिस्टर्ब करेगा, दैट्स वाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी में मसला क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको ना ही ओरली यूज़ करते हैं, ना ही IV यूज़ करते हैं, ना ही यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ करते हैं, बस इसको लगाते कहाँ, टॉपिकल यूज़ करते हैं। अगर स्किन में कोई माइनर इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें यूज़ करेंगे, लेकिन अगर स्किन जली भी थी तो हमारे पास ये स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर हो सकता है, यानी कि खून में जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि क्या क्या होंगे, रैश वगैरह हो सकता है, और अगर
हमारे पास किडनी डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। रेयर केसेस में किडनी डैमेज भी हो सकती है, यानी कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर हमारे पास स्किन जो थी जली हुई थी और दवाई कहाँ चली गई, स्किन में चली गई। लेकिन अगर स्किन जली हुई नहीं है, सही है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, उसमें यूज़ कर ली दवाई, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल टॉक्सिक इफेक्ट जो होंगे, इसके टॉक्सिक इफेक्ट हैं, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट जो होंगे वो जाएंगे स्किन में, लेकिन बहुत ही कम जाएंगे, ना होने के बराबर जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ यूज ओनली इन माइनर इन्फेक्शन। बैक्टीरियोट्रासिन को बनाने का रीज़न ये था कि ये बहुत तरह के, यानी कि वाइड वैरायटी इसके अंदर आती है, कि बहुत तरह के ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो ड्रग है हमारे पास ये किस तरीके से काम करती है, वैनकोमाइसिन के काम करने का तरीका किस तरीके से। वैनकोमाइसिन इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल phospholipid as well as peptidoglycan polymerization in a time dependent fashion by binding to the DLA side chain of the precursor pentapeptide। वैनकोमाइसिन जो होती है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने के अमल को रोकती है। ये काम जो होती है वैनकोमाइसिन, ये काम दो जगह पर करती है। बैक्टीरिया में दो जगह पर ये काम करके क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने के अमल को रोक देती है। तो पहला काम वैनकोमाइसिन ये करेगी कि वैनकोमाइसिन फॉस्फोलिपिड के बनने के अमल को रोक देगी। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, यानी कि फैट लाइक होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये होता कहाँ है, बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। और बैक्टीरिया की बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, जो कि प्रोटेक्शन दे रही है, जो कि रिजिडिटी दे रही है, ठीक है, बैक्टीरिया को। उसके अंदर होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, जो कि बेसिकली स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। तो बेसिकली ये सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन की बात हुई, यानी कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। तो बेसिकली ये जो फॉस्फोलिपिड है इसके बनने के अमल को रोक देगी वैनकोमाइसिन। तो दूसरा काम क्या करती है वैनकोमाइसिन, कि वैनकोमाइसिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकिन होती है उसके बनने के अमल को रोक देती है। पहला काम क्या करी थी, फॉस्फोलिपिड के बनने के अमल को रोक रही थी। सेकंड काम क्या करती है, पेप्टिडोग्लाइकिन के बनने के अमल को रोकती है। फॉस्फोलिपिड कहाँ थी हमारे पास, बैक्टीरिया की सेल में, मेम्ब्रेन में, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकिन कहाँ है, ये सेल वॉल में, फर्क है दोनों में, देखें। अब पेप्टिडोग्लाइकिन होती क्या है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे कि होती क्या है। देखिए बेसिकली ये जो लेयर होती है सेल वॉल में होती है, जो कि बैक्टीरिया की सेल को, बैक्टीरिया को क्या दे रही है, बैक्टीरिया को सख्तपन दे रही है, बैक्टीरिया को शेप दे रही है, रिजिडिटी दे रही है, बिकॉज ऑफ दिस पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन जो होती है हमारे पास ये है क्या, खुद क्या है, देखिए ये बनी हुई दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई, किससे मिलकर बनी हुई, दो चीज़ों से, प्रोटीन एंड शुगर। आपको दिख रहे हैं ये बॉक्सेस हेक्सागोन, यानी कि 6 किनारे वाले बॉक्सेस दिख रहे हैं, हेक्सागोन यानी कि 6 कॉर्नर वाले बॉक्सेस, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, अल्टरनेट फैशन में अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, हमारे पास तो ये दिख रहा है आपको हेक्सागोन, यानी कि 6 कॉर्नर वाली शुगर्स हैं, ठीक है। ये ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है एक शुगर को, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है एक शुगर को। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की शुगर्स होती है जो कि अल्टरनेट फैशन में अरेंज है, यानी कि एक शुगर, फिर सेकंड टाइप की शुगर, फिर फर्स्ट टाइप की शुगर, फिर सेकंड टाइप की शुगर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, एक चेन होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, चेन के साथ अटैच्ड होती है प्रोटीन की चेन, क्या होती है, प्रोटीन की चेन। तो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकिन इज कंपोज्ड ऑफ, बनी हुई होती है किससे, प्रोटीन से, पेप्टाइड से, पेप्टाइड हम बोल सकते हैं ना, प्रोटीन तो नहीं बोलेंगे, पेप्टाइड यानी कि चेन है हमारे पास, ठीक है, पेप्टाइड एंड शुगर, ठीक है। ये शुगर है हमारे पास, दिख रही है पूरी लाइन शुगर है, ये हेक्सागोन जो दिख रहा है आपको शुगर है, और जो लटकी भी साथ में आपको दिख रही है ये बेसिकली ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत अहम होती है बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया को रिजिडिटी दे रही है, सख्तपन दे रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है। अब ये समझते हैं कि वैनकोमाइसिन जो ड्रग है वो किस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकिन जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकिन के बनने के अमल को रोक रही है। तो किस तरीके से रोकती है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि अलानिन हमारे पास डी अलानिन, इसको समझना होगा। डी अलानिन आपको जो ब्लू कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी अलानिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अलानिन क्या है, अलानिन एक किस्म का अमाइनो एसिड है, ये क्या है, अमाइनो एसिड, सारे अमाइनो एसिड हमने कहा ना पेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो ये पेप्टाइड चेन है, तो बेसिकली एक एक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी अलानिन यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में एल अलानिन प्रेजेंट होता है, एल अलानिन, ठीक है। जो अमाइनो एसिड है इसके दो टाइप हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एल अलानिन, ठीक है। जो बैक्टीरिया की वॉल में प्रेजेंट है यानी कि पेप्टिडोग्लाइकिन में प्रेजेंट है वो है डी अलानिन, ठीक है। हमारी बॉडी में डी नहीं होता, हमारी बॉडी में कॉमनली कौन सा होता है, एल अलानिन होता है, ठीक है। आपको यहाँ बॉक्सेस दिख रहे हैं ब्लू कलर के बॉक्सेस, तो बेसिकली आपको एक एक दिख रहा है, तो बेसिकली एक एक नहीं दो दो होते हैं, ठीक है। डी अलानिन दो दो होते हैं, ठीक है। एक आपको यहाँ बेसिकली दिखाया नहीं जा रहा, जगह को बचाने के लिए दो दो होते हैं, ठीक है। हम इस डायग्राम को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास जो ग्रीन बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करें डी अलानिन को, ठीक है। आपको एक ही दिख रहा है, बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। तो डी अलानिन हमारे पास जो होते हैं यानी कि डी अलानिन डी एल ए और फिर डी ए एल ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी ए एल ए और डी ए एल ए, ठीक है। तो डी अलानिन हमारे पास दो होते हैं जो कि हमारे पास हर पेप्टाइड चेन जो होती है उसके एंड पे होते हैं, ठीक है। यहाँ भी एंड पे, यहाँ भी एंड पे, ठीक है। तो ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है।
होता है क्या है, डी एलेनिन पे आके बेसिकली ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम आके ऐड करता है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम ऐड करता है, और इस तरीके से क्या होता है हमारे पास ये जो डी एलेनिन है, ठीक है, फिर जुड़ जाता है दूसरी पेप्टाइड चेन से, इस तरीके से क्या आती है पेप्टिडोग्लाइकिन जो हमारे पास वॉल होती है मजबूत जाती है, यानी कि क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। तो ट्रांसपेप्टिडेज यहाँ पर एंजाइम आता है डी एलेनिन के पास और क्रॉस लिंक करवाते हैं, यानी कि इस चेन को जोड़ेगा सेकंड चेन से, इस चेन से जोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो वैनकोमाइसिन ड्रग है वो क्या करता है, वैनकोमाइसिन ड्रग आके ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, यानी कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम ब्लॉक हो गया, वो यहाँ नहीं आ पा रहा, डी एलेनिन के पास आ नहीं पा रहा, तो मतलब अब ये दो चेन आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यानी कि क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी, एट द एंड हमारे पास वॉल क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अब सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं हुई, क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई। वैनकोमाइसिन जो होता है वो खुद आके डी एलेनिन से बाइंड कर लेता है, तो यानी कि अब हमारे पास एंजाइम आ भी रहा है तो एंजाइम को सही जगह नहीं मिल रही बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन यहाँ के खुद बाइंड कर लेता है, सॉरी, ठीक है। तो वो जो बात कही थी मैंने एंजाइम को ब्लॉक करता है, वो बात कहना सही नहीं होगा, ये बात कहना सही होगा कि हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है वो इस डी एलेनिन के पास आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम आ रहा है लेकिन एंजाइम सही तरीके से बाइंड नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जगह पहले ही फुल है। यहाँ पर कौन है, वैनकोमाइसिन आ गया। तो ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू कि वैनकोमाइसिन किस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकिन के बनने के अमल को रोकता है। अब देखते हैं हम फॉस्फोलिपिड का बनना किस तरीके से रुकता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड है कि फैटी सब्सटेंस है, तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो होता है, जो कि इस ब्लू आपको लाइन दिख रही होगी इसमें होता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो डिपेंड करता है, उसकी सिंथेसिस, उसका बनना बैक्टीरिया में डिपेंड करता है इस सेल वॉल की सेहत के ऊपर, ठीक है। अब सेल वॉल क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकिन सही से बन नहीं पा रही, जो हमारे पास पेप्टाइड चेन थी वो क्रॉस लिंक नहीं हो पा रही, आपस में जोड़ नहीं पा रही, तो यानी कि सेल, हमारे पास सेल वॉल क्या है, वीक है, ठीक है। जब सेल वॉल वीक है तो फॉस्फोलिपिड जो होती है हमारे पास, यानी कि अंदर के लिए, वो भी क्या होती है, इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वैनकोमाइसिन दो जगह इफेक्ट करता है, पेप्टिडोग्लाइकिन की फॉर्मेशन को रोकता है, सेकंड इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है किस पे, कि फॉस्फोलिपिड जो होती है हमारे पास अंदर की मेम्ब्रेन वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो भी डैमेज हो रही है, वो भी सही से नहीं रह पा रही। अब ये बातें क्लियर होगी, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है टाइम डिपेंडेंट फैशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये वैनकोमाइसिन हमारे पास ड्रग है, ठीक है, ये वैनकोमाइसिन ड्रग है, और ये बैक्टीरिया, ये वैनकोमाइसिन ड्रग जितने टाइम के लिए बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहेगी, जितने टाइम के लिए बैक्टीरिया के पास रहेगी, तो उतना ही अच्छा क्या करेगी, उतना ही अच्छा हमारे पास ये क्या करेगी, ये बाइंड करेगी डी एलानिन से, ठीक है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकिन की चेन के बनने के को रोकेगी, जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन पे। तो जितना टाइम वो रहेगी उतना ही अच्छा क्या करेगी, बाइंड करेगी डी एलानिन से, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट फैशन। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा देर के लिए रह रही है बॉडी में, तो यानी कि वो ज़्यादा क्या करेगी, बैक्टीरिया की डी एलानिन से बाइंड करेगी, ज़्यादा डी एलानिन जो होंगे बहुत सारे उन सबसे बाइंड करेगी। लेकिन अगर कम टाइम के लिए रह रही है तो कम क्वान्टिटी में बाइंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास, अब यहाँ जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऑफ द प्रिकर्सर पेप्टाइड, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है 5 अमाइनो एसिड की चेन, आपको दिख रहा है 5 अमाइनो एसिड है, ठीक है। पेंटा मतलब 5, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, अमाइनो एसिड को मिलाएं तो क्या बनेगा, प्रोटीन, तो इसलिए हम बोल रहे हैं पेंटा पेप्टाइड प्रिकर्सर, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस प्रिवेंट द ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन स्टेप इन पेप्टिडोग्लाइकिन पॉलीमराइजेशन, थस वीकनिंग द सेल वॉल एंड डैमेजिंग द अंडरलाइंग सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो वैनकोमाइसिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन जो चेन हमने देखी थी उसके बनने के दौरान एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन स्टेप, ठीक है। उस स्टेप को क्या करती है, उस स्टेप को ब्लॉक कर देती है। अब देख लेते हैं हम ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमारे पास क्या था कि हेक्सागोन थे, यानी कि हमारे पास 6 मेंबर क्या थी, शुगर थी, ठीक है, और जो कि अरेंज थी एक लाइन में, ठीक है, दो टाइप की शुगर थी, ठीक है। और साथ में क्या था, साथ में अटैच था इनके साथ बेसिकली 5 हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन थी, जिनको हमने कहा पेप्टाइड चेन, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड थे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो पेप्टाइड चेन थी 5 की, फिर दोबारा पेप्टाइड चेन थी 5 की, तो बेसिकली चेन्स को जोड़ने का स्टेप ही ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। बेसिकली कुछ और नहीं, बस क्या है, पेप्टाइड चेन जो थी उनको, दो चेन्स को आपस में जोड़ने का स्टेप क्या कहलाता है, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। और हम जानते हैं वैनकोमाइसिन क्या करता है, इन चेन्स के जुड़ने को ही डिस्टर्ब करता है। किस तरीके से, डी एलानिन पे आके खुद आके बाइंड हो जाएगा, तो जब एंजाइम आएगा, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम तो आ रहा है लेकिन एंजाइम कंबाइन नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले से क्या है यहाँ पर वैनकोमाइसिन है, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर होगा, ठीक है। तो जब ये हरकत होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सेल वॉल वीक हो जाएगी, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारे पास जो
मेम्ब्रेन होगी, फॉस्फोलिपिड होगी, वो भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि फॉस्फोलिपिड किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉस्फोलिपिड की बनना डिपेंड कर रहा है सेल वॉल पे। तो एट द एंड सेल मेम्ब्रेन भी कमज़ोर हो जाएगी और इस तरीके से एक वक्त आएगा बैक्टीरिया फट के मर जाएगा, लाइसिस हो जाएगा बैक्टीरिया का, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट राइटिंग दैट इज एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो वैनकोमाइसिन ड्रग है उसका बैक्टीरिया के खिलाफ किन किन बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम कर सकती है, ठीक है। डिस्कस करते हैं। वैनकोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम को कुछ बैक्टीरिया के नाम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन ड्रग होती है बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करती है, लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, यानी कि जिनके खिलाफ हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उनको यहाँ मेंशन किया गया, तो उसको आपने देख लेना है। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन होती है सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनके खिलाफ ही काम करती है, ग्राम नेगेटिव पर वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ये अपने अंदर वैनकोमाइसिन को घुसने नहीं देता, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्या होती है, थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होती है, ठीक है। थिक होती है, मोटी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर, तो हमारे पास वैनकोमाइसिन ईजिली इंटर कर लेता है इसमें। देखिए हमने कहा कि वैनकोमाइसिन इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखें तो ये फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, मैं इसके आगे लिख रही हूँ पॉजिटिव, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसके पास होती है थिक, यानी कि मोटी सी लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। हम देख चुके हैं पेप्टिडोग्लाइकिन क्या था, उसमें क्या था, शुगर होती है, ठीक है। और क्या होती है हमारे पास, शुगर के साथ अटैच होती है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन पेप्टाइड चेन बेसिकली, अमाइनो एसिड अटैच होता है 5, फिर 5 जो आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। हम अभी दिखाई डायग्राम, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकिन जो होती है मोटी सी होती है ग्राम पॉजिटिव के केस में, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकिन बनी हुई किससे, शुगर एंड प्रोटीन से, शुगर एंड प्रोटीन से, ठीक है। तो यानी कि क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करने वाली है, कहीं फैट तो नहीं है। शुगर एंड प्रोटीन, शुगर एंड प्रोटीन क्या है, बेसिकली शुगर एंड प्रोटीन है, कहीं फैट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है, बेसिकली शुगर एंड प्रोटीन से कंबाइन होगी। अब यहाँ देखें, इसको देखें, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर है, लेकिन वो मोटी नहीं है, जितनी मोटी ग्राम पॉजिटिव में थी उतनी मोटी नहीं है, ठीक है। पतली लेयर है थोड़ी सी, और उसके बाहर एक और लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर कंप्लीट, उसके बाद एक और लेयर है, वो लेयर बेसिकली बनी होती है, उसको बोलते हैं आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के केस में याद रखना है, ग्राम नेगेटिव के केस में बात हो रही है, एक और लेयर है, ठीक है। वो जो लेयर है बनी हुई किससे, बनी हुई है हमारे पास फैट से, फैट एंड प्रोटीन से। किससे बनी है, फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड पेप्टाइड बोले या प्रोटीन बोले, बात एक ही, ठीक है। तो फैट एंड प्रोटीन से बनी हुई। तो अब यहाँ देखें, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को पसंद नहीं करेगी। हाइड्रोफोबिक यानी कि फोबिक मतलब डरना, तो ये पानी को पसंद नहीं करेगी, बेसिकली ये फैट लविंग है, ठीक है। ये फैट लविंग नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करने वाली। अब वैनकोमाइसिन को देखें तो वैनकोमाइसिन जो होता है हमारे पास, ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है ड्रग का, ठीक है। और बेसिकली ये होता है हाइड्रोफिलिक, पानी को पसंद करने वाले। ये फैट लविंग नहीं है, पानी को पसंद करने वाला। तो पानी को पसंद करने वाला कहाँ जाएगा, पानी को पसंद करने वाले बैक्टीरिया की तरफ, यानी कि बेसिकली इसको इजिली क्रॉस कर लेगा, इसके अंदर इजिली डिफ्यूज जाएगा। इजिली डिफ्यूज होकर क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकिन की जो बनने का मात्रा उसको क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। अब यहाँ देखें, इसके अंदर ये इंटर नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर एक और लेयर है जो कि किससे बनी है, फैट से, ठीक है। और इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये फैट को क्रॉस कर पाए, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि ऐसा क्यों है कि वैनकोमाइसिन सिर्फ इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज, it has been life-saving in the treatment of MRSA and methicillin resistant Staphylococcus aureus epidermis infection as well as enterococcal infections। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है बहुत ही लाइफ सेविंग हम बोल सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी को बचाने वाली साबित हुई है इन बैक्टीरिया के खिलाफ इन्फेक्शन से। देखिए मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, ठीक है, स्टैफिलोकोकस एपिडर्मस बैक्टीरिया, ठीक है, और एंटीरोकोकल इन्फेक्शंस, एंटीरोकोकल बैक्टीरिया इनके, ठीक है। ये रहता है इंटेस्टाइन में, ये रहता है हमारे पास स्किन और नोज में, इस तरीके से ये रहता है हमारे पास स्किन के ऊपर, ठीक है। अपनी जगह बिल्कुल सेफ होते हैं, लेकिन अगर अपनी जगह से कहीं और चले जाएँ बॉडी में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खून में चले जाएँ, किसी ऑर्गन में चले जाएँ, तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या है, बॉडी पर हार्मलेस, जहाँ है हार्मलेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्किन पर रह रहा है तो स्किन पर ये क्या है, हार्मलेस। ये अगर नोज हमारे पास नोज में रह रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पर हार्मलेस है। और ये हमारे पास रह रहा है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर हार्मलेस है। लेकिन अगर अपनी जगह से निकल कर कहीं और चले जाए, खून में चले जाए, किसी ऑर्गन में, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, ये इनका इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और इनका इन्फेक्शन होना और इनका अपने वर्जन ऐसा बनाना जो कि स्ट्रेन हो, जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, जो क्या रेजिस्टेंट डेवलप कर ले एंटीबायोटिक के खिलाफ, ये भी बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये इसने मल्टीप्लाई किया खुद को, ठीक है, मल्टीप्लाई किया
तो ऐसा स्ट्रेन डेवलप कर लेगा जो कि क्या होगा, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं कर पाएंगे। सेम इसी के लिए बात है, सेम इसी के लिए ये बात है, ठीक है। एंटीबायोटिक के ओवर यूज से इसने एक हरकत की, या फिर हमारे पास ये अपनी जगह जहाँ थे वहाँ से चलेगा किसी और जगह पर, तो क्या करेंगे, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास इन तीनों बैक्टीरिया के खिलाफ जो बहुत ही खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स फेल हो गई, लेकिन वैनकोमाइसिन जो है इन तीनों पे अटैक कर सकती है, इन तीनों को ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ सेविंग, ठीक है, लाइफ सेविंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये तीन हमारे पास बैक्टीरिया के नाम हमने याद रख लेने हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है विद द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू curtail the increase in vancomycin resistant bacteria, for example Enterococcus faecium and Enterococcus faecilis, by restricting the use of vancomycin to the treatment of serious infection caused by beta-lactam resistant gram-positive microorganism, or for patients with gram-positive infection who have a serious allergy to the beta-lactam। इसका मतलब ये है कि जो वैनकोमाइसिन है, अब इसके खिलाफ भी बैक्टीरिया ने क्या कर ली, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। इसके खिलाफ बैक्टीरिया ने अपने क्या बना लिए, ऐसी वर्जन, ऐसी टाइप बना ली है जो कि क्या है, जो कि जिनके अंदर स्ट्रेन डेवलप हुआ है कि वो वैनकोमाइसिन को भी अपने ऊपर असर नहीं करने दे रही, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रूकल द इंक्रीज इन वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी कि ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़रूरी है कि अब जो रेजिस्टेंट बढ़ रही है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बैक्टीरिया बना रहा है, ठीक है, ऐसे वर्जन जो कि वैनकोमाइसिन को अपने असर नहीं करने दे रहे, तो इसको रोकना होगा। इसको किस तरीके से रोकेंगे, इसको रोकने का देखिए आसान तरीका क्या है कि वैनकोमाइसिन को आप माइल्ड इन्फेक्शन जो है उनमें यूज़ ना करें, क्योंकि बार बार अगर हमारे पास बैक्टीरिया जो है इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, दैन अपने अंदर ऐसी म्यूटेशंस लेके आएंगे जो कि वैनकोमाइसिन को अपने में असर नहीं करने देगी। तो आप क्या करें, माइल्ड इन्फेक्शन जो होते हैं, छोटे मोटे इन्फेक्शन, उसमें इनको यूज़ ना करें वैनकोमाइसिन को। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये कि वैनकोमाइसिन जो होगा बहुत ही कम कॉन्टैक्ट में आएगा बैक्टीरिया के, तो रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांस बहुत ही कम होगा, ठीक है। जहाँ आगे वही बात लिखी हुई है कि वैनकोमाइसिन को सिर्फ यूज़ करें अगर बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, ठीक है, बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, और वो हमारे पास जो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोइन, कार्बापेनिम, मोनोबैक्टम वगैरह, उन सबसे रेजिस्टेंट है, यानी कि ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक थी उस बैक्टीरिया को नहीं मार पा रही, तो आप यूज़ करें वैनकोमाइसिन को, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि वैनकोमाइसिन को यूज़ करें, या फिर अगर फॉर एग्जांपल उस मरीज़ को क्या है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोइन, कार्बापेनिम, इन ड्रग्स से क्या है, एलर्जी वगैरह है, ठीक है, तो आप यूज़ करें वैनकोमाइसिन को। अगर सीरियस इन्फेक्शन है जो कि ग्राम पॉजिटिव हुआ है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ ना करें। जो माइल्ड इन्फेक्शन है उनके लिए अदर अल्टरनेटिव्स हैं, उनको यूज़ करें, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि हमारे पास वैनकोमाइसिन जो है हम कब यूज़ करते हैं, सीरियस इन्फेक्शन में, और अगर किसी मरीज़ को एलर्जी है बाकी बीटा-लैक्टम से तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो याद रखनी है बात। आगे चलते हैं, लिखा है ओरल वैनकोमाइसिन इज लिमिटेड टू ट्रीटमेंट फॉर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस ड्यू टू सी डिफिसाइले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ओरल वैनकोमाइसिन को लिमिटेड रखा गया है, यानी कि महदूद रखा गया है कि इसको सिर्फ यूज़ करते हैं जहाँ खतरे वाली कंडीशन है, बहुत ही सीरियस किस्म का इन्फेक्शन है, जहाँ पर दूसरी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पा रही, जैसे कि किसी को एलर्जी है दूसरी एंटीबायोटिक से, या बहुत ही खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन है, दूसरा एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा, तो ही यूज़ करेंगे इसको लिमिटेड रखा गया है, इसको हाई इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करते। इसका रीज़न ये है, बिगड़ाम रीज़न क्या है कि ताकि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ना डेवलप कर ले, क्योंकि अगर बार बार ये एंटीबायोटिक आएगी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में तो एक वक्त आएगा बैक्टीरिया क्या कर लेगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, जो कि बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। और वैनकोमाइसिन जो है इसको लिमिटेड रखा गया है, जैसे कि जो ज़िंदगी खतरे में ऐसी कंडीशन आ, जैसे कि हमारे पास बहुत खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन है, लिखा हुआ है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस ड्यू टू सी डिफिसाइले। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड का मतलब क्या हो, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, आप ओवर यूज़ करें, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ओवर यूज़ करें या फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ करें लंबे टाइम के लिए, तो क्या होता है, हमारे पास एंटीबायोटिक हम जानते हैं कि गुड बैक्टीरिया को भी किल करती है, गुड बैक्टीरिया एज वेल एज बैड बैक्टीरिया दोनों को किल करती है। तुम्हारी इंटेस्टाइन में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, एक किस्म का बैक्टीरिया सी डिफिसाइले भी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया भी नॉर्मली इंटेस्टाइन में रहता है लेकिन बहुत ही लेस क्वांटिटी में रहता है, ठीक है। बाकी जो गुड बैक्टीरिया है इसको नहीं बढ़ने देते, इसकी ग्रोथ को एक बहुत ही कम मिकदार में रखते हैं, ठीक है, होता है बहुत ही कम मिकदार में। गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसकी आबादी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे थे, आप ओवर यूज़ कर रहे थे, फिर एंटीबायोटिक्स का काफ़ी टाइम तक यूज़ किया और गुड बैक्टीरिया क्या हो गए, किल हो गए, काफ़ी हद तक किल हो गए। तो सी डिफिसाइले को चांस मिल गया, सी डिफिसाइले को क्या मिल गया, चांस मिल गया कि ये ग्रो करे। अब ये ग्रो करेगा, जब
ये ग्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हमारे पास सी डिफिसाइल है, ठीक है, स्टार मैंने बना दिया बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ग्रो करेगा, क्या करेगा, अपने अंदर से जहर निकालेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा। टॉक्सिन क्या करेंगे, ये टॉक्सिन जो होगा जहर एक किस्म का, ये जहर क्या करेगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज करेगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज, इसको हम कहेंगे कोलाइटिस। क्या कहेंगे, कोलाइटिस। कोलाइटिस इज व्हाट, कोलाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन वॉल, इंटेस्टाइन की दीवारें हैं बेसिकली, उनमें इन्फ्लेमेशन आ गई। बिकॉज ऑफ दिस इस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, इंटेस्टाइन की वॉल में जो जहर रिलीज करते हैं, जहर ने क्या किया, इंटेस्टाइन की दीवारों को सूजन क्रिएट कर दिया। पर जब सूजन क्रिएट हो गई तो जो पानी हमारे पास था गुजर रहा था, एट यहाँ से वही गुजर रहा है ना, फूड गुजर रहा है हमारा, ठीक है, तो हमने खाया था, ठीक है। तो जो फूड गुजर रहा है हमारे पास, उस फूड की उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही थी, जिसमें पानी था, पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, पानी दोबारा से खून में नहीं जा पा रहा। जब पानी खून में नहीं जा पा रहा तो बेसिकली हमारे पानी कहाँ रह रहा है, इंटेस्टाइन में ही रह रहा है, ठीक है, क्योंकि दीवारें सूजी हुई हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास एक किस्म का सीवर यानी कि शदीद किस्म का डायरिया होगा, ठीक है, पानी पानी और इसको लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है, हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, वैनकोमाइसिन यूज़ की जाती है। वैनकोमाइसिन क्या करती है, इस बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। तो क्या होगा, डायरिया होगा शदीद किस्म का, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पेट में शदीद दर्द होगा, ठीक है। Intravenous vancomycin is used in individuals with prosthetic heart valves and in patients undergoing implantation with prosthetic devices, especially in those hospitals where there is a problem with MRSA or MRSE. पास सेंटेंस में मेरे से एक पॉइंट स्किप हो गया। वो पॉइंट कैसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वैनकोमाइसिन जो हमारे पास ड्रग है, ठीक है, वैनकोमाइसिन ड्रग जो होती है खून में एब्जॉर्ब ना होने के बराबर होती है। देखिए हम जानते हैं नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास ड्रग जो होती है इंटेस्टाइन से जाना होता है, उसको खून में जाना होता है, ठीक है, ब्लड में जाना होता है। लेकिन वैनकोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन से जाके इसकी खून में जज्ब होने की कैपेबिलिटी ना होने के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए जो इंटेस्टाइन हमारे पास इन्फेक्शन था, कोलाइटिस इन्फेक्शन, ठीक है, जो कोलाइटिस इन्फेक्शन था ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड इन्फेक्शन था हमारे पास कोलाइटिस, तो वो हमारे पास कहाँ था, बैक्टीरिया कहाँ था, यहाँ पर था इंटेस्टाइन में। तो हमारे पास इससे बात की वैनकोमाइसिन खून में जैसे नहीं होती, तो ये कहाँ रहती है, इंटेस्टाइन में ही रह जाएगी। जब इंटेस्टाइन में रह जाएगी तो ईजिली और अच्छे तरीके से किल कर पाएगी किसको, इस बैक्टीरिया को, सी डिफिसाइले को, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वैनकोमाइसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इस सेंटेंस को समझने से पहले आप लोगों को ये क्लियर करना होगा कि वैनकोमाइसिन जो ड्रग है इसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ आईवी, ठीक है, इंट्रावीनस यानी कि वीन्स में लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। और मुंह से यूज़ कर रहे थे हम इस केस में जब सी डिफिसाइले जो बैक्टीरिया था ये इसने इन्फेक्शन कॉज किया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो ड्रग है, ठीक है, वैनकोमाइसिन ड्रग, ये खून में जज्ब नहीं होती, इंटेस्टाइन में जाके इसको जाना कहाँ होता है, असल में जो ड्रग जाती है खून में, तो ये खून में नहीं जाती, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे पास इन्फेक्शन जो है खून में, ऐसा कोई इन्फेक्शन है जो कि हमारे पास, तो वैनकोमाइसिन का ड्रग यूज़ करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि खून में जज्ब नहीं हो रही, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था, ठीक है। तो वैसे हम वैनकोमाइसिन को यूज़ करते हैं इंट्रावीनस यूज़ करेंगे। अगर खून में इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, बाई वीन्स लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि ड्रग डायरेक्टली कहाँ जाएगी, खून में जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो सकता है हमारे पास, हम इसको बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है, स्किन में डायरेक्ट क्यों इंजेक्ट करें, स्किन में डायरेक्ट क्यों नहीं इंजेक्ट करें, या फिर हम बाय मस्कुलर यानी कि मसल्स में डायरेक्ट इंजेक्ट क्यों नहीं करें। इसका रीज़न क्या है कि वैनकोमाइसिन जो ड्रग है, अगर आप इसको इस तरीके से देंगे कि आप स्किन के अंदर दे रहे हैं, फिर मसल में दे रहे हैं, तो क्या होती है, थोड़ी सी जलन पैदा कर सकती है। क्या पैदा कर सकती है, जलन, आपको इरिटेशन होगी, जलन होगी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि जलन पैदा करती है। तो इस जलन से बचने के लिए, इस इरिटेशन से बचने के लिए इसको इंट्रावीनस ही देते हैं, ठीक है। सेफ रूट क्या है, इंट्रावीनस, आप इंट्रावीनस ही देंगे। अब चलते हैं हम मेन बात की तरफ। यहाँ पर बात क्या लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा है हमारे पास कि इंट्रावीनस वैनकोमाइसिन, यानी कि हम वेन्स के जरिए जो वैनकोमाइसिन देंगे, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं उन मरीजों में जिनके पास क्या है, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स। प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी कि किसी के हार्ट वेल्व्स, दिल के वेल्व्स ख़राब हो गए थे, उसकी जगह क्या लगाते हैं, मेटल के वेल्व्स या प्लास्टिक के वेल्व लगाते हैं, मेटल के या प्लास्टिक के, ठीक है। मेटल और प्लास्टिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि आर्टिफिशियल्स हैं, ठीक है, बॉडी का नेचुरल नहीं है हिस्सा, हमने बाहर से इंजेक्ट किया बॉडी में, क्योंकि ये जो नेचुरल वेल्व से ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो अगर किसी को प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स लगे हुए हैं, तो चांस होता है कि बैक्टीरिया क्या करे, बैक्टीरिया वहाँ पर जाके क्या करे, अपनी ग्रोथ करे, मल्टीप्लाई करे और वहाँ पर क्या करे, इन्फेक्शन कॉज करे। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ये है हमारे पास, देखें जो बेसिकली इसका रीज़न, दो रीज़न है। पहला रीज़न समझते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेल्व है, ठीक है, या आर्टिफिशियल वेल्व है, ठीक है। तो हमारे पास, हम जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल चीज़ है वहाँ पर तो खून की नसें नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पर खून की कैपिलरीज नहीं है, यानी कि इन शॉर्ट बोलूँ तो वहाँ पर खून की सप्लाई नहीं जा रही, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं,
ठीक है। सबके पास क्या जा रही है, खून की सप्लाई जा रही है एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पर खून की सप्लाई नहीं जा रही, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर इम्यून सेल्स भी नहीं जा रहे। वाइट ब्लड सेल क्या है, इम्यून सेल है, खून में होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। इम्यून सेल्स कहाँ है, खून में, ठीक है। तो इम्यून सेल्स जो होते हैं वो खून के जरिए ही जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये हमारे पास हिस्सा क्या है, नॉन लिविंग है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेल्व था, प्रोस्थेटिक वेल्व था, ठीक है, इसके पास कोई खून की वेसल नहीं है, कोई खून की नाली नहीं है। तो मतलब इसके पास इम्यून सेल्स नहीं है, ठीक है, जो कि बॉडी के दिफाई सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लड़ते हैं चीज़ों से। अब ये हमारे पास इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, नो इम्यून सेल्स। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो आर्टिफिशियल वेल्व्स होते हैं, ठीक है, इनकी सरफेस होती है स्मूथ, इनकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, ठीक है, इनकी सरफेस स्मूथ है। और बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट है कि बैक्टीरिया यहाँ पर आए और ग्रो करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इम्यून सेल्स नहीं है। अब हमारे सामने सवाल पैदा हो सकता है कि बैक्टीरिया को कैसे पता कि ये जगह आर्टिफिशियल है, मैं यहाँ पर आके आ जाऊँ और मल्टीप्लाई करूँ। तो इसका रीज़न, इसका आंसर ये है कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के पास स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी, बैक्टीरिया के पास क्या स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी। बैक्टीरिया क्या करता है, चीज़ों को सेंस कर लेता है कि कौन सी लिविंग है बॉडी में, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। अब बैक्टीरिया ने सेंस कर लिया ये नॉन लिविंग थी, बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया अपने बाहर एक स्लाइमी प्रोडक्टिव लेयर बनाई। क्या बनाई, स्लाइमी प्रोडक्टिव लेयर। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने आसपास एक बायोफिल्म, ठीक है, एक लेयर बना ली, जो कि क्या कर रही है, अगर आसपास से कोई खून गुजर भी रहा है, ठीक है, खून में इम्यून सेल्स है, तो ये उससे क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके अंदर रह के खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, खुद को डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से खुद को बचा लेता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती है वो काम नहीं कर पाती, अक्सर एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएंगी। तो हमारे पास होता है क्या, इन्फेक्शन ट्रीट करना मुश्किल हो गया, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पा रही, तो इस केस में यूज़ करते हैं वैनकोमाइसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी का आर्टिफिशियल हार्ट कर रहे तो वो रोज़ाना वैनकोमाइसिन यूज़ करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया कि इसको बहुत ही हाई रिस्क है कि इसको ये वैनकोमाइसिन हमारे पास ये जो बैक्टीरिया था इन्फेक्शन कर सकते हैं हार्ट वेल पे, तो हम यूज़ करेंगे वैनकोमाइसिन। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे अरसे के लिए यूज़ करते हैं, लंबे टाइम के लिए इस ड्रग को यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर हाई रिस्क हो तब यूज़ करते हैं, या फिर अगर कंफर्म हो जाए हमारे पास कि इन्फेक्शन कॉज कर चुका है बैक्टीरिया, तो तब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको रोज़ यूज़ नहीं करते। आगे लिखा हुआ है कि वैनकोमाइसिन को हम यूज़ करते हैं कि, ठीक है, इम्प्लांटेशन विद प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। क्या मतलब हुआ, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि आर्टिफिशियल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट वेल्व तो भी डिस्कस किया है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। इस तरीके से किसी को पेस मेकर लग गया, किसी को हिप जॉइंट लग गया, किसी को नी जॉइंट लग गया, तो सारे क्या है, ये आर्टिफिशियल मेटल या प्लास्टिक के लगाएगा, ठीक है। अब मेटल या प्लास्टिक के लगाएगा तो वही बात कि यहाँ पर बैक्टीरिया जो आएगा, बैक्टीरिया का चांस होता है कि बैक्टीरिया यहाँ पर आके क्या करे, मल्टीप्लाई करे, इन्फेक्शन कॉज करे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इंट्रावीनस वैनकोमाइसिन यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व या प्रोस्थेटिक नी जॉइंट या हिप जॉइंट लगाए थे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर केस में वैनकोमाइसिन यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि वैनकोमाइसिन यूज़ करते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ। अगर हमारे पास जो इन्फेक्शन हुआ है किसी को, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व थे, यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो गया, ठीक है, तो हम देखेंगे पहले जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है वो किस बैक्टीरिया से हुआ है। अगर वो बैक्टीरिया जो था वो रेजिस्टेंट नहीं था, यानी कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं था, उसके अंदर ऐसा स्ट्रेन नहीं था जो कि हमारे पास दूसरी एंटीबायोटिक से बच रहा हो, ठीक है, यानी कि वो दूसरी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से, फायरोस्पोरिन वगैरह से इजीली ट्रीट हो सकता है, तो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास इन लास्ट ऑप्शन होता है वैनकोमाइसिन, ठीक है। अगर दूसरी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा, रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो ही हम यूज़ करते हैं वैनकोमाइसिन, अगर वो बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है एंड दूसरी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा। अब इसका मतलब देखिएगा, स्पेशली इन दोज पेशेंट्स हॉस्पिटल वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम विद MRSA और MRSC, ठीक है। इसका मतलब क्या है, MRSA का मतलब होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया था कि इसको मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए दवाई बनाई गई थी मेथिसिलिन, ठीक है। तो तभी से नाम हमारा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, मेथिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, यानी कि मेथिसिलिन से अब ये ट्रीट नहीं करता होता है बैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए तुमने ड्रग पढ़ी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम, मोनोबैक्टीरियम, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एपिडर्मस, ठीक है, ये स्किन पे रहता है बैक्टीरिया, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया जो है नॉर्मली हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम बैक्टीरिया हैं, जो कि अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज़ इंप्लांट की गई, आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व थे, आर्टिफिशियल नी जॉइंट था, हिप जॉइंट था, तो ये अगर गलती से, ठीक है, स्किन में कट वगैरह था, ऐसा कुछ था, जख्म वगैरह था, फिर ऐसा कुछ हुआ हमारे पास, ये अपनी जगह से जहाँ थे वहाँ से चले गए उस जगह जो आर्टिफिशियल चीज़ थी, ठीक है, एट द एंड वहाँ पहुँच गए, क्योंकि हम सेंस करते हैं पहुँच जाएंगे आखिरकार, बॉडी में इंटर हो गए एक बार तो यहाँ पहुँच जाएंगे जो आर्टिफिशियल चीज़ थी, वहाँ जाके क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि क्या करते हैं, वैनकोमाइसिन का यूज़ करते हैं ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर
ये मसला हो कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया थे इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया हो, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा हमें कि हमारे पास हॉस्पिटल के माहौल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। देखिए होता कि हॉस्पिटल्स में एक टीम होती है, माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली लैब्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर टीम होती है जो कि क्या कर रही थी, जो कि हॉस्पिटल के माहौल का सैंपल लेती है, हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका सैंपल लेती है, ठीक है। चीज़ों का सैंपल लेती है, चीज़ों का सैंपल लेके उनको लैब में टेस्ट करती है, कल्चर करती है, उनको लैब में टेस्ट करती है, फिर देखती है अगर ये बैक्टीरिया वहाँ पर दिख गया, बैक्टीरिया पता चल गया, तो हॉस्पिटल की टीम एक्टिव हो जाएगी और वो बता देंगे सबको बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये कि उनको पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल के माहौल में क्या ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे और हमारे पास जो बेसिकली क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट वगैरह थे अगर वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, माहौल वगैरह में, तो जो इक्विपमेंट थे यूज़ हो रहे थे हॉस्पिटल में उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करेंगे, यानी कि उनमें जो उनको बेसिकली जो बेसिकली बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, यानी कि उस जरासीम को मार देंगे, ठीक है, उस जरासीम को मार देंगे ताकि किसी और को ना हो, क्योंकि इक्विपमेंट यूज़ करेंगे किसी और पेशेंट पे तो हो सकता है कि उसको ये इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, प्रॉपर उसका ख्याल रखेंगे माहौल का, और जिस पेशेंट को, जिस मरीज़ को ये इन्फेक्शन है उसको आइसोलेटेड रूम में रखेंगे और यानी कि बहुत सारी एहतियात की जाएंगी, ठीक है। और ऐसे मरीजों में क्या किया जाएगा, वैनकोमाइसिन को यूज़ किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन ट्रीट हो, ठीक है। आगे लिखा है वैनकोमाइसिन एक्ट synergistically with the aminoglycosides and this combination can be used in the treatment of enterococcal endocarditis। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन होता है ये एक्ट करता है साइनर्जिस्टिकली, मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक दवाई सही से काम नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे, दो दवाइयों को मिलाएंगे, इस हम कॉम्बिनेशन को दो दवाइयों के मिलाने को कहते हैं साइनर्जिस्टिकली, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन जो हमारे पास है, ठीक है, इसको हम कंबाइन करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ। वैनकोमाइसिन हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल बनने के अमल को रोकती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड और हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकिन की जो बेसिकली लेयर थी उसको बनने से रोक रही थी, ठीक है, ठीक है, सेल वॉल बनने को रोक रही थी, ठीक है। अच्छा, तो अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होती है, प्रोटीन के बनने को रोकती है, बैक्टीरिया में प्रोटीन का बनना रोक देती है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि जो इफेक्ट हो, इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो और बैक्टीरिया ईजिली अच्छी तरीके से किल हो पाए, जल्दी किल हो पाए, ठीक है। तो हम किसके लिए ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारे पास कि इस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरोकोकल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे पास, ये एक किस्म का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीरोकोकल, क्योंकि हम जानते हैं वैनकोमाइसिन किस पे एक्ट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। तो याद रखने वाली बात, ये बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि कहाँ हो, हमारे पास हार्ट के जो इनर लेयर है मायोकार्डियम वहाँ हो, ठीक है, मायोकार्डियम में हो या फिर हार्ट के वेल्व्स में हो, ठीक है। तो ऐसा इन्फेक्शन हो जाए अगर किसी को और इस बैक्टीरिया से हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ठीक है, बहुत खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन होता है। ये क्यों होता है, ऐसे मरीजों में जिनका जो हार्ट वेल्व है डैमेज है, हार्ट वेल्व डैमेज है या फिर हार्ट वेल्व जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल है, तो उनमें कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि इस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। दैट्स वाई हम कंबाइन करते हैं दो ड्रग को, ठीक है। हर केस में कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है, अभी बता दिया केस, उस केस में कंबाइन करेंगे, हर केस में हम वैनकोमाइसिन को कंबाइन नहीं करते अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारे पास ये खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया को किल कर पा रही है, तो ज़रूरत नहीं हम इसको खामखा दूसरे एंटीबायोटिक से कंबाइन करें और इफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दवाई है एट द एंड, ये इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, रेप्टोमाइसिन साइक्लिक लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक एंड 2 प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्वाइनी प्रिस्टिन dalfopristin and linezolid are currently available for the treatment of vancomycin resistant organism। तो अब यहाँ ड्रग का नाम लिखा है रेप्टोमाइसिन। रेप्टोमाइसिन एक किस्म का ड्रग है जो कि क्या है, साइक्लिक, यानी कि इसमें साइकिल्स होंगी, लिपोपेप्टाइड लिपिड पार्ट है और प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, दैट्स वाई लिखा है लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा ड्रग है जो कि बैक्टीरिया की सेल जो वॉल होती है, ठीक है, वहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है, और हमारे पास ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है N2, क्योंकि बैक्टीरिया की बात करें तो ऐसे बात है एंटीबायोटिक है, N2 प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि ये हमारे पास जो ड्रग है ये बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड के अंडर आती है, कोई नो आगे हम पढ़ेंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड का चैप्टर हमारे पास है, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे पास ये ड्रग और ये ड्रग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको अकेला यूज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं, तो दोनों को कंबाइन करके जो इफेक्ट होता है अच्छा होता है, दैट्स वाई हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। दोनों क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हैं, ये भी क्या है हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि प्रोटीन के बनने के अमल को रोक देगा बैक्टीरिया में, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो ड्रग अवेलेबल है, वन, ठीक है, रेप्टोमाइसिन हमारे पास एक अलग क्लास की आ रही है, और यहाँ पर ये
और ये ड्रग, यानी कि 3 ड्रग अवेलेबल है, सॉरी, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि वैनकोमाइसिन के खिलाफ भी क्या कर चुके हैं, रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं। बात की थी हमने कि अब हमारे पास बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया वैनकोमाइसिन के खिलाफ भी क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ हम क्या यूज़ करते हैं, अब इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। Vancomycin resistance can be caused by the plasmid-mediated changes in permeability to the drug or by decreased binding of vancomycin to receptor molecules. रेजिस्टेंस का मतलब होता है बैक्टीरिया का किसी एंटीबायोटिक से बच जाना, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, कि इस बैक्टीरिया ने क्या कर ली, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस तब होती है जब बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसी तब्दीलियाँ ले आता है, बैक्टीरिया ने कुछ चेंजिंग कर ली कि वैनकोमाइसिन जो ड्रग है इसकी सरफेस पर, यानी कि सेल वॉल पर आके अटैच नहीं हो पा रही, ठीक है। देखिए होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने जीन्स में चेंजिंग ले आते हैं। बैक्टीरिया है, अपने जीन्स में चेंजिंग ले आएंगे, जीन्स में चेंज जो लाएंगे प्लाज्मिड के जरिए लाएंगे, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, जो मेन डीएनए से अलग होता है। तो बैक्टीरिया जब कॉपी करता है, खुद को डिवाइड करता है, तो हमारे पास जो डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको और प्लाज्मिड दोनों को कॉपी करता है। प्लाज्मिड जो मेन डीएनए से अलग है, ठीक है, तो ये भी कॉपी होगा, ये भी कॉपी होगा। अब जो हमारे पास कॉपीज़ बनी बैक्टीरिया की, ठीक है, वो क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप की हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या डेवलप किया है, रेजिस्टेंस डेवलप किया, यानी कि उनके पास ऐसे स्ट्रेन्स आ गए, ऐसे वर्जन आ गए जो कि क्या है, जो कि वैनकोमाइसिन को अपने ऊपर एक्ट नहीं करने दे रहे। देखिए होता क्या, हम जानते हैं हमारे पास कि वैनकोमाइसिन क्या करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो होती है उस पर एक्ट करते हैं। जो हमारे पास शुगर थी, शुगर का अर्थ क्या थी, प्रोटीन, यानी कि अमाइनो एसिड के 5 हमारे पास अमाइनो एसिड थे। लास्ट वाली थी डी-एलानिन, ठीक है। डी-एलानिन जो होती है ये रिप्लेस हो जाती है, ये रिप्लेस हो गई, ठीक है। ऐसी जीन्स में तब्दीलियाँ आई कि डी-एलानिन की जगह क्या आ गया, डी-एलानिन की जगह आ गया डी-लैक्टेट आ गया। डी-लैक्टेट क्या है, एक एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड नहीं, ये एसिडिक कंपाउंड है। ये मिल रहा है एलानिन से, थोड़ा सा बोल सकते हैं सिमिलर होता है, लेकिन इस हद तक सिमिलर नहीं होता कि वैनकोमाइसिन ड्रग आएगी इस पर आके चिपक जाएगी, जैसे कि डी-एलानिन पे चिपक रही थी, ठीक है। तो चिपक नहीं पाती, जब इस पर चिपक नहीं पाती तो हमारे पास जो बेसिकली वैनकोमाइसिन का असर होता है, वैनकोमाइसिन काम नहीं कर पाती, क्योंकि वैनकोमाइसिन का टारगेट क्या था, वैनकोमाइसिन का टारगेट था हमारे पास डी-एलानिन यहाँ पर आके क्या हो, चिपक जाए और क्या करे, 2 पेप्टाइड चेन को बनने से रोके, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया के पास ऐसे जीन आ गए जो कि क्या कर चुके हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन पे एक्ट नहीं कर पा रही। नाउ कोस्टल एनालिसिस कि हमारे पास जो डी-लैक्टेट होगा ये हमेशा आएगा, यानी कि जब बैक्टीरिया खुद को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो हमेशा डी-एलानिन की जगह जो आएगा डी-लैक्टेट आएगा। हाँ, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करता है, ठीक है, तो डी-एलानिन की जगह डी-लैक्टेट ही लगाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में डी-लैक्टेट लगता है, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं 100% ऐसा नहीं होता, कोई भी हमारा कंपाउंड आ सकता है, जब चेंजिंग होगी तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही लगता है, डी-लैक्टेट। सेकेंड रीज़न ये है कि वैनकोमाइसिन से बैक्टीरिया किस तरह रेजिस्टेंस डेवलप करता है, कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है। इस बैक्टीरिया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और हम जानते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे टारगेट क्या है, इस वैनकोमाइसिन का टारगेट है डी-एलानिन, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, डी-एलानिन जो यानी कि जो इसका रिसेप्टर था वैनकोमाइसिन का, उसको बहुत ही कम कर देगा, अपने ऊपर बैक्टीरिया के अपने आसपास जो भी था इसके पास डी-एलानिन, उसको कम कर देगा, यानी कि जो इस ड्रग का टारगेट इसको कम कर देगा। ये भी एक तरह की क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बैक्टीरिया इस तरीके से भी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास किस तरीके से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, थर्ड ये एक काम ये करते हैं कि अपनी सेल वॉल को कुछ इस तरीके का बना लेंगे कि हमारे पास जो वैनकोमाइसिन ड्रग है ये इंटर ही नहीं कर पाएगी, जब इंटर नहीं कर पाएगी तो काम भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो 3 तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है हमारे पास बैक्टीरिया वैनकोमाइसिन के खिलाफ। फर्स्ट क्या तरीका है कि डी-एलानिन की जगह कुछ और ले आए। सेकंड तरीका क्या है हमारे पास कि जो बेसिकली डी-एलानिन थे, ठीक है, उनको कम कर दे। जब कम कर देगा तो यानी कि जो इस पे हमला होगा वो भी बहुत ही कम होगा। थर्ड तरीका क्या है कि अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ले, ठीक है, जो वैनकोमाइसिन को अपने पर एक्ट नहीं करने देगी, ठीक है। तो 3 तरीके यहाँ पर लिखे जो मैंने पढ़ लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि हमारे पास जो ड्रग है वैनकोमाइसिन बॉडी में गई, बॉडी में जाके किस तरीके से काम कर दी, देखते हैं हम। स्लो आईवी इन्फ्यूजन 60 to 90 मिनट्स ऑफ वैनकोमाइसिन इज एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन और फॉर प्रोफाइलैक्सिस। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है इसको बॉडी में स्लोली इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन कर रहे हैं, हम बात की थी आईवी इन्फ्यूजन करते हैं इसको, ठीक है। तो तकरीबन 1 घंटा या फिर 1 घंटा आधा घंटा, ठीक है, पूरा घंटा और एक आधा घंटा इस तरीके से करते हैं, यानी कि स्लो देते हैं। अभी डिपेंड करता है, अब हमारे जहन में एक सवाल आ सकता है कि हम कितनी डोज को कितने टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हम 1 घंटा देंगे, ठीक है, तो क्या मतलब हो कितनी डोज को 1 घंटा देंगे। नॉर्मली जो डोज है जिसकी 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम हर 6 घंटे के बाद, 6 से 7 घंटे के बाद 500 मिलीग्राम देते हैं, ठीक है। और तकरीबन 60 to 90 मिनट्स तक
इसको चढ़ाते हैं, यानी कि इतना स्लो इन्फ्यूज़ करेंगे कि क्या 60 to 90 मिनट्स लग जाए, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास डोज है। लेकिन अगर किसी की किडनी वीक है, डिपेंड करता है कितना हम डोज रखेंगे, ठीक है। टाइम तो बहुत स्लो चलाएंगे, ठीक है, तकरीबन एक पूरा घंटा, एक आधा घंटा इस तरीके से करेंगे, 1.5 आवर्स तक, ठीक है, इसको लेके जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी डोज डिपेंड करती है उस पेशेंट की, जो मरीज़ है, उसकी किडनी की हालत पर, क्योंकि उसकी किडनी सही है या नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ डिपेंड करती है जो इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन की हालत कैसी है, इन्फेक्शन शदीद इन्फेक्शन है या कम इन्फेक्शन है, किस लेवल का इन्फेक्शन है, ठीक है। थर्ड चीज़ हम देखेंगे उस मरीज़ की खुद की हालत कैसी है, ठीक है। 3 चीज़ें, मरीज़ कैसा है, खुद की हालत, इन्फेक्शन कितना शदीद है, और उस मरीज़ की किडनी की हालत कैसी है, ठीक है। 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डोज देखेंगे, ठीक है, और इन्फ्यूज़ जो करेंगे वो स्लोली करेंगे। अब मूव करते हैं अपनी मेन बात की तरफ कि वैनकोमाइसिन को हम स्लो इन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, वैनकोमाइसिन को अगर आप रैपिड इन्फ्यूजन कर रहे हैं, यानी कि बॉडी में जो ड्रिप लग रही है, ड्रिप क्या कर दी, ड्रिप की स्पीड बढ़ा दी, यानी कि रैपिड इन्फ्यूजन हो रही है, 16 से 19 मिनट के दरमियान आपने कर दिया, बहुत रैपिड इन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो लेकिन हम जानते हैं कि इसकी जो इन्फ्यूजन करते हैं वो 1 हार या 1.5 हार तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने रैपिड इन्फ्यूजन कर दी तो एकदम से क्या हो जाएगा, एकदम से बॉडी, ये फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी में इन्फ्यूजन की गई थी, रैपिड इन्फ्यूजन वैनकोमाइसिन की, तो इसकी बॉडी में अचानक एक स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। बॉडी में अचानक ड्रग की क्वांटिटी गई, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी गई, तो अचानक क्या आ जाएगी, स्ट्रेस की कंडीशन। बॉडी समझेगी, बॉडी में क्या, बॉडी समझेगी कि बॉडी में कुछ हार्मफुल चीज़ आ गई है, क्या आ गई है, हार्मफुल चीज़। अब जब हार्मफुल चीज़ आ गई, बॉडी ने समझ लिया, तो कौन सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिस्टम एक्टिवेट होगा इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके रिजल्ट में होगा क्या, इम्यून सिस्टम के ही 2 सेल्स हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल, मास्ट सेल और बेसोफिल। ये बेसिकली हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल है, तो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होंगे, जहाँ जहाँ हम जानते हैं हमारी बॉडी का डिफाइन निज़ाम इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी में यानी कि खून में हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, मास्ट सेल और बेसोफिल। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर केमिकल स्टोर है, इनके अंदर एक केमिकल स्टोर है। वो केमिकल का नाम क्या है, केमिकल का नाम है हिस्टामिन, ठीक है। जब बॉडी ने समझा कोई फॉरेन चीज़ आ गई, ठीक है, कोई ख़तरनाक चीज़ आ गई, तो बॉडी ने क्या किया, बदले में मास्ट सेल और बेसोफिल थे एक्टिवेट हो गए, इन्होंने क्या कर दिया, अपने अंदर का केमिकल रिलीज़ कर दिया, यानी कि हिस्टामिन बाहर रिलीज़ कर दिया, बॉडी में रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अपने अंदर जो केमिकल स्टोर था हिस्टामिन, उसको रिलीज़ कर दिया। अब ये जो हिस्टामिन रिलीज़ हुआ है, केमिकल रिलीज़ हुआ है, ये जाएगा बॉडी में, चाहे आर्टरीज हो, चाहे वेन्स हो, चाहे कैपिलरीज हो, उनमें जाके क्या करेगा, उनकी वॉल्स के साथ चिपक जाएगा। उनकी वॉल्स पे क्या लगेंगे, रिसेप्टर, वहाँ पर जाके चिपक जाएगा। नॉर्मली जो खून की वेसल्स होती है हमारे पास, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं, यानी कि सिकुड़ भी सकती हैं और हमारे पास फैल भी सकती हैं, ठीक है। इसलिए तो खून का प्रेशर जो होता है वो बरकरार रहता है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, हिस्टामिन आगे क्या हो गया, हमारे पास वेजल की दीवारों पर चिपक गया, ठीक है। जब चिपक जाएगा तो बेसिकली क्या करेगा, जो स्मूथ मसल्स है हमारे पास, वेजल के स्मूथ मसल्स, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत थी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अपनी यानी कि जो इलास्टिसिटी थी, वेजल सब खो देंगे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज अपनी क्या खो देंगे, इलास्टिसिटी खो देंगे, इलास्टिसिटी खो देंगे। तो अब यानी कि हमारे पास जो खून की वेजल्स होंगी वो टेम्परेरी क्या हो जाएंगे, टेम्परेरी बेसिकली रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। जब टेम्परेरी रिलैक्स हो गई तो खून का प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हिस्टामिन नाम का केमिकल था उसने क्या कर दिया, जो खून के वेसल की स्मूथ मसल थी उनको क्या कर दिया, उनके अंदर जो एबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसको ख़त्म कर दिया। इस डायलेशन के रिज़ल्ट में क्या होगा, इस डायलेशन के रिज़ल्ट में पहला काम तो ये होगा कि खून का प्रेशर गिर जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, क्योंकि खून जो है अब लार्ज एरिया में स्प्रेड हो गया, ठीक है। खून की वजह क्या हो गई, डायलेट हो गई, तो खून लार्ज एरिया में स्प्रेड हो गया, दैट्स वाई खून का प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होगी कि पर्सन को वार्म बर्निंग सेंसेशन होगी, इसको चेहरा लाल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, देखें हमारे पास खून की वजह से डायलेट हो गई, हमारे चेहरे को देखें, हमारे नेक को देखें, तो इन एरियाज़ में क्या है, इन एरियाज़ में सुपरफिशियल जो वेजल से ज़्यादा, यानी कि जो नालियाँ हैं खून की, वो स्किन के थोड़ा अंदर जाएँ तो स्किन के करीब करीब है, ठीक है, स्किन के करीब करीब है, इतना डेप्थ में नहीं है, ठीक है। इन एरियाज़ में क्या है, सुपरफिशियल वेजल ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो होगा क्या, हमारे पास अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्किन है, ठीक है, किसी पर्सन का चेहरा है, ठीक है, इस पर्सन के चेहरे के बस एक लेयर या 2, यानी कि इतना डेप्थ में नहीं है खून की वेसल, तो खून की वेसल जो है वो फैल गई है, यानी कि उनमें क्या आ रहा है, ज़्यादा खून आ रहा है, ज़्यादा खून आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए चेहरा लाल हो जाएगा। अब बर्निंग हीटनेस क्यों फील हो रही है, इसलिए फील होती है, देखिए बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 36 से 38 की नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, ठीक है, इसके आसपास होता है बॉडी का टेम्परेचर, तो बेसिकली हल्का हल्का गर्म टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ज़्यादा हमारे पास जो खून आ रहा है, ठीक है, तो चेहरा को गरम गरम फील होगा, अपना एक बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास खून की वजह ज़्यादा हो गई, तो इसलिए ज़्यादा खून जो था अब वो चेहरे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो पहले कम आ रहा था क्योंकि पतली नालियाँ थी, अब ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा फील होगा। अब बहुत पतली पतली होती है, फील नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा आ रहा है तो फील हो रहा है।
थर्ड काम ये करेगा हिस्टामिन के। हिस्टामिन जो स्किन के नर्व सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, इरिटेट करता है। देखिए हमारे पास स्किन के अगर हम देखें तो स्किन में हमारे पास छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे पास सेंस करने में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं, प्रेशर को फील करते हैं, ठीक है। तो स्किन के नर्व सेल्स होते हैं जो कि स्मॉल स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हिस्टामिन क्या करेगा, उनको इरिटेट करेगा, इसलिए स्किन पे खुजली वगैरह हो सकती है, ठीक है। इरिटेशन, इचिंग वगैरह हो सकती है। अब इचिंग होना, गर्दन चेहरे का लाल होना, इसी को हम कहते हैं रेड मैन सिंड्रोम, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन से हमारे पास अगर इसकी रैपिड इन्फ्यूजन करें तो रेड मैन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। वैनकोमाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि क्या करती है, खून की वेजल्स जो होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है उनको इरिटेट करती है, ठीक है। तो अगर आप रैपिडली इन्फ्यूज़ करेंगे तो इरिटेशन बहुत हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लोली इन्फ्यूज़ करेंगे, इसके बाद की वैनकोमाइसिन के केस में क्या 1.5 हार्ट तक लेके जाएंगे। इसका रीज़न ये भी है कि क्या जो जलन होगी, जलन कॉज कर रहा था, ये जलन ना होने के बराबर होगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि क्या करती है, खून की वेजल्स की लाइनिंग के साथ इरिटेट करती है, वहाँ पर जाकर रिएक्शन करती है और थोड़ी जलन कॉज करती है, ठीक है। तो अब ये क्लियर होगा कि वैनकोमाइसिन को हम स्लोली इन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लिखा हुआ है कि हम वैनकोमाइसिन को स्लोली इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब यानी कि वो इन्फेक्शन जो कि बॉडी में फैल चुका है, जैसे कि खून का इन्फेक्शन, सेप्सिस इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो खून में है, ठीक है, खून में उसने इन्फेक्शन किया है, तो खून तो पूरी बॉडी में, ठीक है। तो बेसिकली वैनकोमाइसिन को ऐसे केस में यूज़ करते हैं हमारे पास सिस्टमिक इन्फेक्शन हो, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका, तो उस केस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है सेप्सिस, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं वैनकोमाइसिन को प्रोफाइलैक्सिस में, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है सर्जरी होने से पहले ही, सर्जरी होने से पहले क्या कर दिया हमने, वैनकोमाइसिन को पर्सन में स्लोली इन्फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। हम क्या करें, बेसिकली ये इस बात को ध्यान रखते हुए कि सर्जरी के दौरान क्या होता है, हमारे पास इन्फेक्शन का चांस होता है, ठीक है, कट वगैरह लग सकते हैं, तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया अपनी असली जगह जहाँ प्रेजेंट था वहाँ से कहीं और सी जगह हम जानते हैं इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। सर्जरी में रिस्क होता है कि कट वगैरह लग गया तो बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ प्रेजेंट था वो यहाँ से लगे किसी और जगह खून में चला गया, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम पहले से ही, ठीक है, इस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं, पहले से ही क्या करते हैं, इसको प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस यानी कि हम पहले से ही, हमें पता नहीं है कि अभी इन्फेक्शन है नहीं है, हम पहले से ही उसको एहतियाती तौर पे क्या करेंगे, वैनकोमाइसिन दे देंगे। तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि माहौल में प्रेजेंट थे, सर्जरी हो रही थी, इस माहौल में क्या थे, बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो हो सकता है बैक्टीरिया वो बॉडी में इंजेक्ट कर जाए और इन्फेक्शन कॉज कर दे। तो इस केस में तो वही बात लिखी है, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि हमने पता नहीं इन्फेक्शन है, हमने पहले से ही एहतियाती तौर पे क्या कर दिया, उसको वैनकोमाइसिन लगा दिया ताकि जो इन्फेक्शन होने का चांस है वो ना होने के बराबर हो जाए। आगे लिखा है बिकॉज वैनकोमाइसिन इज़ नॉट एब्जॉर्ब not absorbed after oral administration. This route is employed only for the treatment of antibiotic induced colitis due to C. इसको हम पास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो जिसकी लेक्चर 1 था वैनकोमाइसिन का, उसमें हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस बात को डिटेल से डिस्कस किया। आगे चलते हैं। इन्फ्लेमेशन अलाउज द इंट्रावीनस फॉर्मुलेशन टू पेनिट्रेट इनटू द मेनिंजिस। अब यहाँ जो बात लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस यानी कि हमारे पास जो मेनिंजिस होती है, हम जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो प्रोटेक्शन देती हैं इनको लेयर्स, उनको हम कहते हैं मेनिंजिस। तो अगर यहाँ इन लेयर्स में इन्फेक्शन है, यहाँ इन्फेक्शन, तो हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस। बेसिकली एक कवरिंग होती है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारे पास, वो चीज़ों को जाने देता, चीज़ों को नहीं जाने देगा, ठीक है। ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे चीज़ें नहीं जा पाएंगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस जो होती है यानी कि कवरिंग होती है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, हमने वैनकोमाइसिन दी इंट्रावीनस दी, पर्सन को जो इन्फेक्शन था वो खून में था, ठीक है, पर्सन का इन्फेक्शन कहीं और था, कहीं भी था, ठीक है, लेकिन हमारे पास मेनिंजाइटिस नहीं थी, यानी कि जो मेनिंजिस थी उसमें इन्फेक्शन नहीं था। तो जो हमारे पास वैनकोमाइसिन होगा वो बॉडी में जहाँ काम करना होगा करेगा, लेकिन इनको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब एक और बंदा है, उसको क्या है, हमारे पास उसको मेनिंजाइटिस, यानी कि उसकी जो मेनिंजिस थी, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर्स थी, वहाँ पर इन्फेक्शन है, वहाँ पर इन्फेक्शन है, ब्रेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है। जब इन्फेक्शन होता है तो वो जगह जो होती है हमारे पास थोड़ी सूज जाएगी, क्या हो जाएगी, सूज जाएगी। तो बेसिकली वैनकोमाइसिन जो होगी, वैनकोमाइसिन एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है ड्रग का, ठीक है। तो बेसिकली वो इजीली क्रॉस कर पाएगा, इजीली क्रॉस करके काम कर पाएगा। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। यानी कि सूजी में हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या हुई, सूज गई हैं। तो हमारे पास तभी जो हमारे पास इंट्रावीनस वैनकोमाइसिन है तभी जा पाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मेनिंजाइटिस नहीं है तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी कि काम भी नहीं कर पाएगा, ना ही हमें ज़रूरत है कि यहाँ पर काम करेगा, इन्फेक्शन है ही, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन सेफ है, ठीक है, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुँचता, लेकिन अगर मेनिंजाइटिस होगा तो वहाँ पहुँचेगा और काम करेगा। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर इट इज़ ऑफन
necessary to combine vancomycin with other antibiotics such as ceftriaxone for synergistic effect when treating meningitis। देखें अब क्या मतलब हो, देखिए वैनकोमाइसिन जो हमारे पास है ड्रग, इसको ज़रूरी है, ठीक है, कंबाइन करें आप किसके साथ, इस ड्रग के साथ। ये ड्रग बेसिकली सिफेलोस्पोरिन के अंडर आती है, सिफेलोस्पोरिन, जिसको हम पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन के अंडर ये ड्रग आती है। बेसिकली हमारे पास सेलवॉल इनहिबिटर है, ये वैनकोमाइसिन सेलवॉल इनहिबिटर है, ठीक है। तो हमारे पास वैनकोमाइसिन को कंबाइन करें इसके साथ। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमने बात की, ये बहुत ही इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ, और ये बहुत ही इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। बेसिकली इसका जो स्पेक्ट्रम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनके खिलाफ वो अच्छे से काम करती है, यानी कि उनके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बहुत सारी कैटेगरी को मार सकती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मार सकती है, लेकिन इतना हद तक नहीं, ठीक है। इसलिए बोला ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, दोनों इसकी एक कैटेगरीज अंडर आ रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसकी बात करें इसके अंडर से क्या आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सारे, ग्राम नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, यानी कि उसकी जो मेनिंजेस थी, लेयर थी, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की लेयर, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, तो पता नहीं है हमें कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेफ जोन के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों ड्रग्स को कंबाइन करेंगे, लेकिन अगर पता चल गया है कि जो मेनिंजाइटिस हुआ है, यानी कि जो इन्फेक्शन हुआ है मेनिंजिस में, जो इन्फेक्शन हुआ है वो अगर हुआ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ, तो हम यूज़ करेंगे सिर्फ वैनकोमाइसिन। देन वी कैन नॉट कंबाइन, हम कंबाइन नहीं करेंगे तब इस ड्रग को इस ड्रग के साथ, ठीक है। ये तब करेंगे हरकत जब हमें पता नहीं होगा कि बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पता चल गया कि ये जो मेनिंजाइटिस हुआ है, ये हुआ है हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि क्या पता है आपको कॉज या नहीं पता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इसी को हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी कि दो ड्रग को मिला के देना, ठीक है। आगे चलते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इज मिनिमल एंड 90 to 100% इज एक्सक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है वो ऐसी ड्रग है कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ फोड़ जो होती है बहुत ही मिनिमल, यानी कि ना होने के बराबर होती है। लीवर के जो एंजाइम होते हैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते इसके साथ, यानी कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर था बॉडी में जब निकलेगी वही केमिकल स्ट्रक्चर होगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि बॉडी में तोड़ फोड़ इसकी नहीं होती, ठीक है। और बात यहाँ पर क्या लिखी हुई, ये बात लिखी हुई कि 90 to 100%, अगर हम इसके हिस्से करें तकरीबन हम बोल सकते हैं 100%, ठीक है। 90 से 100% क्या होती है, ये जो निकलती है किडनी के जरिए, यानी कि यूरिन के जरिए निकलेगी, यूरिन, ठीक है। यूरिन के जरिए बॉडी से निकलती है। होता है कि हमारे पास किडनी में क्या होता है, स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो बेसिकली ग्लोमेरुलस जो होते हैं ये खून से वेस्ट, ठीक है, खून से तो वेस्ट निकाल के यूरिन में आता है, ठीक है। तो खून से वेस्ट और खून से ड्रग को निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली ये ड्रग है वैनकोमाइसिन, ये जो निकलता है ये बेसिकली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हम बोल सकते हैं, या फिर हम इन शॉर्ट बोलें कि हम ये इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी के जरिए, ठीक है, यानी कि यूरिन के जरिए बॉडी से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है डोजेज मस्ट बी एडजस्टेड इन रीनल डिस्फंक्शन बिकॉज द ड्रग विल एक्यूमुलेट द नॉर्मल हाफ लाइफ ऑफ वैनकोमाइसिन इज 6 to 10 hours compared to over 200 hours in end stage renal disease। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है, अगर किसी की किडनी वीक है, ठीक है, किडनी फेलियर है, किडनी वीक है, तो क्या करेंगे, डोज को कम कर देंगे। जो डोज हम आम पर्सन में दे रहे थे इतनी, उसमें देंगे, जो किडनी वीक होगी उसमें कम कर देंगे, उस नॉर्मल डोज से कम कर देंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी बॉडी से जो किडनी वीक है, क्योंकि इस ड्रग की एक्सक्रीशन कहाँ से हो रही है, किडनी से, यूरिन के जरिए निकल रहा है, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीशन हो रही है। तो उस पर्सन की किडनी वीक है, किडनी वीक होने का मतलब क्या है, ये पर्सन की बॉडी है, इस पर्सन की बॉडी में काफ़ी देर के लिए ड्रग रहेगी, स्लोली किडनी उसको निकाल रही है बॉडी से, तो उसकी जो खून में ड्रग रह रही है वो काफ़ी देर रह रही है, इसलिए क्या कर देंगे कि इस ड्रग की डोज को कम कर देंगे, ठीक है, सेफ साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन की किडनी फेल है, बिल्कुल भी किडनी काम नहीं करी, ठीक है, तो उस पर्सन के खून में ड्रग रह सकती है 200 आवर्स तक रह सकती है, जो कि बहुत ही हाई रिस्क है। क्या करेगी, टॉक्सिसिटी करेगी, ठीक है, 200 घंटे तक रहेगी। इसको जो नॉर्मल हाफ लाइफ होती है वो होती है 6 to 10 hours की, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रग ली वैनकोमाइसिन, ठीक है, 100 मिलीग्राम थी, 100 मिलीग्राम, ठीक है, तो अगले 6 या 10 घंटों में क्या हो जाएगी, उसे रह जाएगी 50, कितनी रह जाएगी, 50, फिर अगले 6 या 10 घंटे में 50 का आधा कर दें 25, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है, हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इस ड्रग का जो आधी निकलती है बॉडी में तकरीबन 6 से 10 घंटे में आधी निकल जाएगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग इज एडवर्स इफेक्ट, यानी कि क्या क्या इस ड्रग के बुरे असरात हैं जो कि हम नहीं चाह रहे लेकिन हो रहे हैं। क्या क्या है, साइड इफेक्ट्स आर सीरियस प्रॉब्लम विद वैनकोमाइसिन एंड इंक्लूड फीवर, चिल्स एंड फेलेबाइटिस एट द इन्फ्यूजन साइट।
अब होगा क्या, वैनकोमाइसिन से हो सकता है कि किसी पर्सन की बॉडी में, इस पर्सन को कुछ भी नहीं हुआ, ये पर्सन था, इसको वैनकोमाइसिन इन्फ्यूज़ किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, इसको वैनकोमाइसिन इन्फ्यूज़ किया गया, तो हो सकता है इसकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम था वो एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम में साइटोकाइंस जो था वो एक्टिवेट हो गया। साइटोकाइंस इम्यून सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, और इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि फीवर हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था, हमारे पास पीछे पढ़ा था हिस्टामिन रिलीज़ होगा, तो बेसिकली वो एलर्जिक रिएक्शन था, ठीक है। ये हमारे पास जो साइटोकाइंस होता है ये क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो इसलिए बुखार होगा, चिल्स। अब समझते हैं हम चिल्स क्या होता है। देखिए चिल्स का मतलब होता है कपकपी होना। ये तब होता है जब बॉडी हीट जनरेट करने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि मसल्स जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जल्दी रिलैक्स करते हैं, एज ए रिजल्ट क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो चिल्स होते हैं अक्सर होते हैं बुखार के शुरू में, ठीक है, फीवर शुरू होने से पहले होते हैं, या फिर बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उसके रिजल्ट में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है फ्लेबाइटिस एट द इन्फ्यूजन साइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहाँ बेसिकली नीडल इन्फ्यूज़ की गई बॉडी में, उस जगह क्या होगी, इरिटेशन होगी, ठीक है। आप स्लो इन्फ्यूजन करें या रैपिड इन्फ्यूजन करें, वैनकोमाइसिन बेसिकली एक एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग है जो कि क्या करती है, वीन की लाइनिंग को इरिटेट करती है, ठीक है। तो अगर आप स्लो इन्फ्यूजन करेंगे तो इरिटेशन का जो चांस है बिल्कुल जीरो नहीं होता, बल्कि थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर रैपिड इन्फ्यूजन करेंगे तो वो जो इरिटेशन होगी वो ज़्यादा हद तक होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्लेबाइटिस। जहाँ इंजेक्शन लगाए वहाँ पर आपको बेसिकली बर्निंग और इरिटेशन फील हो रही होगी, ठीक है, जलन फील हो रही होगी। आगे चलते हैं, फ्लशिंग रेडमैन सिंड्रोम एंड शॉक रिजल्ट फ्रॉम हिस्टामिन रिलीज एसोसिएटेड विद रैपिड इन्फ्यूजन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडमैन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया पीछे, ठीक है। इफ एन इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन अकर्स, स्लो द इन्फ्यूजन रेट टू एडमिनिस्टर वैनकोमाइसिन ओवर 2 hours, इंक्रीज द डायलेशन वॉल्यूम एंड और ट्रीट विद एंटीहिस्टामिन 1 hour पीरियड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है, ठीक है, अगर रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, वैनकोमाइसिन देने के दौरान पर्सन को रेडमैन सिंड्रोम शुरू हो गया, तो क्या कर देंगे हम, जो इन्फ्यूजन का रेट था उसको और स्लो कर देंगे, यानी कि तकरीबन 2 घंटे तक ले जाएंगे, 1 hour 1.5 hour, तो अब 2 घंटे तक ले जाएंगे, यानी कि जो ड्रिप थी वो ड्रिप को बहुत स्लो बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास IV इन्फ्यूजन लगा हुआ था, ठीक है। और सेकंड काम क्या करेंगे, जो डायलेशन का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वैनकोमाइसिन को नॉर्मल सलाइन में क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन जो होता है उसमें डाइल्यूट करके फिर लगाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब पर्सन का ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल सलाइन की मिकदार को और ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ड्रग की मिकदार जा रही होगी, नॉर्मल सलाइन इतना अब हमने कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें ड्रग की मिकदार वही है ना, जितनी ड्रग की मिकदार थी वही, बस नॉर्मल सलाइन बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बॉडी में जाएगी, स्लो जा रही है, हमने स्लो भी कर दी ऊपर से, और ऊपर से इतना पतला भी कर दिया, तो जो ड्रग की मिकदार बॉडी में जा रही है बहुत ही कम होकर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए जो ये रिएक्शंस हो रहे थे वो बहुत ही बेसिकली ना होने के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एंड और प्री ट्रीट, और अगर कैसे किसी को पहले ऐसा हुआ था कि उसको एलर्जी वगैरह हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो क्या करते हैं, तो उसको पहले से क्या दे देंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे, ठीक है। एंटी हिस्टामिन यानी कि ऐसी दवाई जो कि हिस्टामिन के खिलाफ लड़ेगी बॉडी में, ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन दे देंगे, ठीक है, 1 hour 1 घंटा पहले दे देंगे। ये IV इन्फ्यूजन करने से 1 घंटे पहले उसको एंटी हिस्टामिन दे देंगे। आगे लिखा हुआ एडिशनल रिएक्शन कैन बी क्रिएटेड विद एंटी हिस्टामिन्स एंड स्टीरॉइड, यानी कि हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन्स और स्टीरॉइड देते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन्स क्या करेंगी, जो हिस्टामिन निकल रहा था बॉडी में उसके निकलने को क्या कर देंगी, मना कर देंगी, निकल नहीं पाएगा हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। और स्टीरॉइड क्या करेगा, स्टीरॉइड इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो हम पहले ही 2 ये काम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे, पर्सन को स्टीरॉइड दे देंगे, ठीक है, अगर किसी पर्सन को इन्फ्यूजन के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब फिगर 31.18 में कुछ नहीं लिखा, बस हमारे पास ये जो बेसिकली इसके साइड इफेक्ट थे उसको डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, डायग्राम बना के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा दिस रिएक्शन इज नॉट एन एलर्जी एंड क्लिनिशियंस मस्ट बी केयरफुल नॉट टू मिस्टेक इफ इट फॉर ट्रू हाइपर सेंसिटिविटी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वैनकोमाइसिन है इसको इन्फ्यूज़ करने से जो हमारे यानी कि जो इरिटेशन वगैरह हो रही है, जो आपको मुंह पे बर्ननेस वगैरह फील हो रही थी, सब कुछ, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली बोल सकते हैं वैनकोमाइसिन का जो रिएक्शन है रेट रिलेटेड है, ठीक है, रेट रिलेटेड, यानी कि आप स्लो इन्फ्यूज़ करें तो हल्का हो रहा है, अगर आप रैपिड इन्फ्यूजन करें तो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एलर्जी नहीं है। एलर्जी हम तब बोलेंगे जब हमारे पास कोई ड्रग ने बॉडी में इंजेक्ट की और इस ड्रग के खिलाफ क्या बन गई, बॉडी के इम्यून सिस्टम ने क्या बना ली, एंटीबॉडीज़ बना ली। अब जो दूसरी बार हमने ड्रग इंजेक्ट की तो वही ड्रग सेम इंजेक्ट की, तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ थी अब इसके खिलाफ, इस ड्रग के खिलाफ लड़ेंगी, ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन होगा। इस केस में वैनकोमाइसिन के केस में एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई बॉडी के इम्यून सिस्टम ने, बल्कि क्या सिर्फ हिस्टामिन के रिलीज होने से रिएक्शन हो रहा है।
अब अगर वैनकोमाइसिन की डोज हाई थी या फिर वैनकोमाइसिन जो थी बॉडी में काफ़ी देर के लिए रही तो क्या हो जाएगा, हेयरिंग लॉस हो सकती है। ठीक है, ये खास करके उन मरीज़ों में जिनकी किडनी वीक है, किडनी फेलियर है। तो हम जानते हैं अगर किडनी फेल है तो इसका वैनकोमाइसिन के बॉडी से निकलने का रास्ता ही क्या है, किडनी, क्योंकि किडनी के ज़रिए वो यूरिन एट द एंड यूरिन से बॉडी से निकल रही है। ठीक है, तो अगर किसी की किडनी वीक है तो यानी कि ड्रग कहाँ रहेगी, ड्रग बॉडी में काफ़ी देर के लिए रहेगी। काफ़ी देर के लिए रहेगी तो क्या करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन होता क्या, हमारे पास अब ड्रग की अमाउंट क्या होगी, बॉडी में हाई हो गई, क्योंकि किडनी वीक है, ड्रग निकल नहीं रही। अब ड्रग की अमाउंट बॉडी में काफ़ी देर के लिए हाई है। ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास जो एयर होते हैं कान, ठीक है, उनमें बैरियर होता है, एक बैरियर, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर था दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, वो चीज़ों को अलाउ नहीं करता कि चीज़ जाए उसके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यूजुअली अमूमन क्या होता है, चीज़ें क्रॉस नहीं कर पाती इस बैरियर को। ये बिल्कुल ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इनर ईयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, अब ड्रग की अमाउंट हाई है, ड्रग की अमाउंट हाई है तो ये बैरियर क्या हो गया, जो इनर ईयर का बैरियर था वो वीक हो गया। बैरियर वीक हो गया तो वैनकोमाइसिन क्या हो जाएगी, वैनकोमाइसिन चली जाएगी हमारे पास इनर ईयर में। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉकलिया प्रेजेंट है। कॉकलिया क्या करेगा, हमारे पास कॉकलिया बेसिकली हमारे पास हेयरिंग में हेल्प करता है। कॉकलिया में स्मॉल हेयर सेल्स हैं, सीलिया सेल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, जब यहाँ से साउंड वेव टकराती हैं तो एट द एंड इम्पल्स जनरेट करके ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ब्रेन हम साउंड रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैनकोमाइसिन क्या करेगी, वैनकोमाइसिन इस बैरियर को क्रॉस करके कॉकलिया में डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी हेयरिंग लॉस रहेगी, क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनको क्या करेगी, डैमेज करेगी। ये सेल्स ही बेसिकली सुनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब साउंड वेव टकराती हैं इन सेल से, इन सीलिया से, तो इम्पल्स जनरेट होकर जाती है दिमाग तक। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या, हमारे पास ये बैरियर लीक हो गया, दैट्स वाई हमारे पास कान तक चली गई, यानी कि कॉकलिया तक चली गई हमारे पास ये ड्रग। सेकंड रीज़न हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास बेसिकली वैनकोमाइसिन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज रखती है। चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर इनर ये जो कॉकलिया वगैरह इनका माहौल कैसा है, नेगेटिव चार्ज, हाईली नेगेटिव चार्ज। तो क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर, दैट्स वाई हमारे पास जो वैनकोमाइसिन है वो चली जाती है ईजिली। ठीक है, आम हालत में नहीं आ सकती। अगर हमारे पास ड्रग की अमाउंट बॉडी में हाई है तभी ये बैरियर वीक होगा, तभी ये अंदर जाएगी वैनकोमाइसिन, हमने याद रखना है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ टॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी आर मोर कॉमन व्हेन वैनकोमाइसिन इज एडमिनिस्टर्ड विद अनदर ड्रग, फॉर एग्जांपल एन अमीनोग्लाइकोसाइड दैट कैन आल्सो प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। वैनकोमाइसिन और अमीनोग्लाइकोसाइड अगर इन ड्रग का लेवल हाई होगा तो फिर बॉडी में काफ़ी देर के लिए अकोमोडेशन होगी इनकी, तो ये क्या करती हैं, दोनों ड्रग कॉज करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी किडनी को डैमेज करते हैं, एंड सेकंड चीज़ ये करते हैं हेयरिंग लॉस करते हैं, यानी कि सुनाई देना कम हो जाएगा। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि ऑटोक्सिसिटी क्यों कॉज करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है, इनका चार्ज जो है हाईली पॉजिटिव है, और कॉकलिया वगैरह के अंदर का माहौल हाईली नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होती है, दैट्स वाई हमारे पास चले जाते हैं अंदर। ठीक है, और क्या करते हैं, हमारे पास कॉकलिया में जो बेस सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ड्रग क्या करते हैं, अगर इनका लेवल हाई है या फिर ये बॉडी में काफ़ी देर के लिए अकोमोडेशन हो गई, तो बेसिकली ये जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, दोनों ड्रग क्या होती हैं, डिपॉजिट होकर क्या करती हैं, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उनको सॉइल कर देती हैं, यानी कि उनमें सूजन हो जाएगी। जब वो सूज जाएंगे तो सही तरीके से यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, एंड सेकंड चीज़ क्या होगी कि बॉडी में जो क्रिएटिनिन का लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बॉडी से निकलना है, तो क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो गया, हाई, यानी कि किडनी की वर्किंग सही नहीं होगी। तो हमारे पास ये बात लिखी हुई है कि बेसिकली ये दोनों ड्रग जो हैं इनके साइड इफेक्ट्स, अगर आप इनको स्लो इन्फ्यूज़ करेंगे, वैनकोमाइसिन को स्लो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्यूजन कर रहे हैं बॉडी में, तो आप जो रेड मैन सिंड्रोम है उससे बच सकते हैं, लेकिन आप इन साइड इफेक्ट से नहीं बच सकते, क्योंकि ये साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर डोज ज़्यादा है या फिर अकोमोडेशन होगी तो ये साइड इफेक्ट्स होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट कि अमीनोग्लाइकोसाइड और वैनकोमाइसिन इन दोनों ड्रग को कभी भी इन्फ्यूज़न, इनके दोनों के इन्फ्यूजन साथ नहीं करते, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होने का रिस्क है वो बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, अगर बहुत शदीद ऐसी ज़रूरत है कि दोनों ड्रग को मिक्स करना ज़रूरी है, यानी कि दोनों ड्रग का इफेक्ट चाहिए, तो क्या करते हैं, वैनकोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड दोनों को अलग अलग लाइन से इन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, इन्फ्यूजन के दौरान क्या होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो ये बात ध्यान में रखनी।